बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 9 में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम सुबह का आगाज रोजाना इस दुआ से शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे आज के दिन को और आने वाले घंटों को, दिनों को, जितनी भी हमारी जिंदगी है उसे खैरो आबाद रखे, पुरसुकून रखे, सेहत के साथ रखे। लेकिन जो कल से खबरें सोशल मीडिया पे तो ज्यादा आपने देख लिया होगा, अखबारात में अभी उस तरह से उसकी डिटेल नहीं है। मैनचेस्टर में जो ब्लास्ट हुआ है एरेना में, जहां एक पॉप सिंगर, ऑब्वियसली एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा था, एरियाना उनका नाम है, और उस कॉन्सर्ट में ज्यादातर यूथ यानी नौजवान लोग शामिल थे। और उस मेन कॉन्सर्ट जहां पर हो रहा था उसके बाहर जो स्पेस थी, जहां कहा जा रहा है कि तकरीबन 20,000 लोग वहां इकट्ठे हो सकते हैं, वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। कहा यह गया है, बताया जा रहा है कि 19 से 20 लोगों की डेथ हुई है, जबकि 50 से 60 का कोई टोल है जो जख्मी है। और बस ये बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर है जो सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। और ऑब्वियसली एक कॉन्सर्ट जिसमें आप बड़ी खुशी से जाते हैं, आपकी यंगर लॉट उसमें पार्टिसिपेट करती है और आपको बाद में पता चले। कल रात 10:30 बजे के इर्द गिर्द का ये इंसिडेंट है अकॉर्डिंग टू द पुलिस ओवर देयर। और उसके बाद जो खबरें आई हैं, आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया तो और थोड़ा आराम से खबर बताते हैं और फ्लोट करते हैं। हमारी तरह से ब्रेकिंग न्यूज का उस तरह वो वाला कल्चर नहीं है या वो वाली सनसनी नहीं है। तो अल्लाह करे सब खैर आफियत हो, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा था और बहुत सारे लोग वहां पर गैदरिंग में जमा थे। वो गैदरिंग ऑब्वियसली जब कॉन्सर्ट होता है तो हजारों लोगों की तादाद होती है, और जब अचानक से बिल्कुल एंड हो रहा था कॉन्सर्ट का और एंडिंग नोट्स पे या क्लोजिंग स्ट्रिंग्स जब चल रहे थे, उस वक्त ये धमाका हुआ है। और उसके बाद ये खबरें आई हैं। अल्लाह ताला सब बेहतरी करे, क्योंकि इंसान दुनिया के किसी भी हिस्से में है, किसी भी खत्ते में है, उनकी आपसी रिलेशनशिप भी उसी तरह से है। और एक इंसान की हैसियत से आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि हम बहैसियत कौम, अगर हम सिर्फ अपनी बात कर लें तो हम ही बहैसियत कौम इस तरह के नहीं है, इतने डिसेंसिटाइज हम नहीं हुए हैं हम किसी जानवर को भी नुकसान पहुंचा सकें, तो इंसान तो फिर बहुत दूर की बात है। और कहा जा रहा है, जो अभी अर्ली रिपोर्ट है, इस पे अभी बिलीव नहीं किया जा सकता, बट द अर्ली रिपोर्ट इज कि ये शायद सुसाइड बॉम्बिंग हुई है मैनचेस्टर में। देखते हैं जैसे जैसे खबरें आएंगी उसको आगे लेके चलेंगे। आज की खबरें हमारे पास काफी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिकॉज वी ऑलरेडी प्लान्ड, हमने कल ये प्लान कर लिया था, और आज हमारे पास पटियाला घराने के एक बहुत ही नामवर सिंगर भी मौजूद होंगे, उनसे कुछ गपशप भी करेंगे, उनसे बातें भी करेंगे। एंड फिर लेटर ऑन, क्योंकि आपको पता है कि हम खवातीन पे तवज्जो देते हैं, तो आज हम जो फीमेल गेस्ट पे तवज्जो दी है हमने, वो डॉक्टर्स हैं। और वैसे तो ये वो प्रोफेशन है जो मेरे बचपन से, या मेरे ख्याल में मुझसे पहले वाले लोगों के बचपन से हम इसे हमेशा डिस्कस करते रहे हैं, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें लगे कि हमें मालूम करने की जरूरत है। बट इवन देन आज हमें मौका मिलेगा कि आज हम, जब हमारी फीमेल डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद होंगी, यंग डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद होंगी, तो जब आपकी बेटी है या बहन है और वो डॉक्टर बन रही है और वहां पर कोई ऐसे मराहिल हैं जिससे उसको गुजरना पड़ रहा है, और आप चाहते हैं कि आप किसी न किसी से कोई मशवरा लें, तो आज मशवरे का मौका हम आपको सेकंड आवर में देंगे। आप हमें कॉल इन कीजिए, उनसे बात कीजिए, बट इन द सेकंड आवर। इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। और जो फर्स्ट हमारे साथ मेहमान हैं वजाहत अली खान साहब, वो CEO एंड MD हैं क्यूरेटिव ग्रुप ऑफ कंपनीज के। फार्मा इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम वजाहत साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? प्लीज बैठिए। और अगर दवाओं के या अद्वियात के बारे में कोई कंसर्न हैं तो आप जरूर आज इनसे कॉल करके पूछ सकते हैं ना, उस पूरी फील्ड के बारे में कोई भी कंसर्न है, प्लीज बैठिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आपकी है। एंड वी हैव शेर मोहम्मद खावर साहब जो कि जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कुछ खबरें आज हम डिस्कस कर रहे थे शो से पहले, वहां से शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुबह में जो खबर हमें सुनने को मिली और देखने को मिली सोशल मीडिया पे, वो मैनचेस्टर का ब्लास्ट है, जिसके बारे में जो अर्ली रिपोर्ट्स थी वो तो मैं बता चुकी हूँ, बट दैट वाज अनफॉर्चुनेट, या वेरी अनफॉर्चुनेट। और मेरे ख्याल में आपका तो इतना जाना आना रहता है, तो कुछ अभी किसी से कनेक्टिविटी हुई या नहीं? कुछ दोस्त, रिश्तेदार? नहीं, एक्चुअली वो लंदन में, बट मैनचेस्टर के जो एरिना है वो इससे बहुत बड़ा है, और डेफिनेटली जो अभी न्यूज आ रही है तो लाजमी बात है कि उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी लेटर ऑन इस वजह से। लेट्स सी। अच्छा, अब एक तो ये है कि वजाहत साहब आपसे जब शुरुआत कर रहे हैं, खबरें हम डिस्कस करते हैं अभी, लेकिन सबसे पहले कोई ऐसी गुड न्यूज है? सुबह सुबह में गुड न्यूज का बड़ा दिल चाहता है, जो फार्मा इंडस्ट्री के हवाले से या अद्वियात के हवाले से हो। इज देयर एनी गुड न्यूज जो रिसेंट पास्ट में हुई है? हाँ, अभी ये बेसिकली कुछ अमेंडमेंट आई हैं जिसके अंदर जो हमारी बायोसिमिलर जेनेरिक्स है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने
اب زیادہ ایکٹیولی اور انکریج کرنا شروع کر دیا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو کہ وہ ان میڈیسنس کی طرف آئیں جو بیسیکلی یہاں پہلے نہیں بنتی تھی. اچھا جی. اور دوسرا لائف سیونگ ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جو کیمسٹ حضرات کے اوپر جو بیسیکلی فارماسسٹ کا ہونا تھا وہ ایک مسٹ کر دیا ہے تمام صوبوں میں. وہ ایک اچھا ہے بہت کہ آپ کے پاس فارماسسٹ جب وہاں پر موجود ہوں گے تو پھر آپ وہ جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں نا کہ یہ فارمولا اس کمپنی کا بھی ہے تو یہ دوا لے لیں آپ. ایگزیکٹلی. وہ جو وہاں پہ میڈیکیشن ان کی سیلف اسٹارٹ ہوئی ہوتی ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گی. وہ اسٹاپ ہو جائے گی. اور ہمارے ساتھ اور یہ بڑا مینڈیٹری ہے. باہر تو اگر آپ کبھی آپ نے ٹریول کیا ہو تو وہاں پر ہوتے ہیں باقاعدہ فارماسسٹ. ادروائز نو ون کین رن جو اپنی اس طرح سے نہیں ہو سکتا. باقاعدہ اس کا لائسنس ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہاں پہ بھی ایسی ہے بٹ انفارچونیٹ ہے کہ وہاں پہ فارماسسٹ نہیں ہوتا ہے. اوکے. اچھا ایک جو پہلی خبر آپ سے خابر صاحب ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے انتہا پسندی کے خلاف بننے والے مرکز کا حصہ ہوں نہ ہوں فیصلہ نہیں کیا. جی اس سے وزیر اعظم نے یہ انتہائی دانشمندانہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. کل وہ مدینہ منورہ پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے روزہ رسول پر حاضری بھی دی, نماز ظہر بھی وہاں پہ ادا کی. وہاں پر پاکستانی جو لوگ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کر انہوں نے جب وزیر اعظم کو اپنے میں دیکھا تو وہ جذباتی بھی ہو گئے. پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. وزیر اعظم نے ہاتھ ہلا کر کے ان نعروں کا جواب بھی دیا. وزیر اعظم نے وہاں پر صحافیوں سے بات چیت بھی کی. یہ جو مرکز بننے جا رہا ہے اس سے تھوڑا جس طریقے سے ٹرمپ نے وہاں پہ باتیں کی, انہوں نے جتنی اسرائیل کے خلاف لڑنے والی تنظیمیں ہیں جن میں حماس ہے, حزب اللہ ہے, یہ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا. انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر کے یہ کہا کہ انڈیا دہشت گردی کا شکار ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مقبوضہ کشمیر کی عوام دہشت گردی کا شکار ہے. بالکل بالکل. اگر دیکھا جائے تو اسرائیل نہیں, فلسطینی عوام دہشت گردی کا شکار ہے. اگر دیکھا جائے تو دنیا پوری کو جو تھریٹ ہے اس سے کہیں زیادہ, کئی گنا زیادہ پاکستان کو تھریٹ ہے. اور پاکستان اس سلسلے میں 70,000 سے زائد, 70,000, یہ ایک معمولی فگر نہیں ہے, اپنی جانوں کا نذرانہ پاکستانی قوم پیش کر چکی ہے, جن میں ہمارے سپاہی بھی ہیں, ہمارے سویلین بھی ہیں, ہمارے افسر بھی ہیں, تو ہمارے عام نمازی بھی ہیں ہمارے, جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں. تو اب وزیر اعظم نے انتہائی دانشمندانہ یہ ایک بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ پاکستان کا جو اسلامی ورڈ ہے اس میں کلیدی رول ہے, عام رول نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کا پہلا ملک پاکستان ہے, اسلامی ملک, جس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. اور یہ وزیر اعظم نواز شریف بھی تھی جن کو کئی آفرز دی گئی, کئی لالچیں دی گئیں کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اتنے کر دیں, معاف کر دیں گے, اتنے آپ کو پیسے دے دیں گے, یہ کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اپنے جہاں پر آن کا معاملہ ہے, ملک کی وقار کا معاملہ ہے, ملک کی شان کا معاملہ ہے, اس سے بات نہیں ہوگی. تو اب بھی جس طریقے کے ساتھ یمن کی لڑائی کے موقع پر پوری قوم کو اعتماد میں وزیر اعظم نے لیا تھا, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا تھا, اور پارلیمنٹ کا فیصلہ جو تھا اس کی, تو میرے خیال میں یہ بات بھی جو وزیر اعظم نے کی ہے کہ ہم نے اس مرکز کا بننا ہے یا نہیں بننا ہے, وہ یہ مسئلہ قوم پر چھوڑنے والے ہیں, وہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ پر چھوڑنے والے ہیں. انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے. اور وزیر اعظم نے وہاں پر انہوں نے دنیا کو بلکہ تمام اسلامی ممالک کو کال دی ہے کہ جس طریقے سے اور دنیا دہشت گردی کے خلاف متحد ہو رہی ہے, اسی طریقے سے ہمیں بھی متحد ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں. اور اس موقع پر یہ بات جلدی سے کمپلیٹ کریں گے تو کالر یہ جو دکھ اور افسوس کی بات یہ ہوئی ٹرمپ کی باتوں سے کہ انہوں نے انڈیا کے تذکرہ تو کیا, لیکن پاکستان نے جس نے عالمی دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کا رول پلے کیا ہے, اس کا انہوں نے نام تک نہیں لیا. سارا کی کال ہے کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک, میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. لائٹ ہی نہیں ہے میری تو. آپ کی لائٹ نہیں ہے.
सो अभी तो हम खबरों पे डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे साथ फार्मा इंडस्ट्री से वजाहत साहब मौजूद हैं. कोई सवाल आपने करना है कोई दवाओं के हवाले से? सिर्फ आपसे बात करनी थी. आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे. बहुत बहुत शुक्रिया सारा, हमेशा दुआओं में याद रखें. और अगर लाइट आ जाए तो सेकंड आवर में कॉल कीजिएगा. हमारी डॉक्टर फ्रेंड्स यहाँ मौजूद होंगी तो उनसे गप लगाने का आज प्लान है. ठीक है, थैंक यू सो मच. वजाहत साहब, एक तो हमने ये आपने गुड न्यूज़ बताई कि वो अद्वियात भी यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो मेरे ख्याल में पहले हमें दुश्वारी होती थी और हम कहीं और से मंगवाते थे. वैक्सीनेशन का कब ऐसा दौर आएगा कि हमारे यहाँ बनना शुरू हो जाए? क्योंकि अभी न्यू बॉर्न से लेकर और बहुत सी ऐसी वैक्सीन हैं, आपको तो मुझसे ज़्यादा इल्म होगा, जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, बड़ी मुश्किल से अवेलेबल नहीं है. डॉक्टर्स उसकी टाइमिंग बता देते हैं कि 2 महीने बाद मिलेंगे, 4 महीने बाद मिलेंगे. तो वैक्सीन्स का हमारा ये जो सिस्टम है मंगवाने का, स्टोर करने का, क्या इसके लिए भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कभी? इट हैज स्टार्टेड. एक हाँ बिल्कुल लाइसेंस मिले और एक कंपनी ने स्टार्ट भी कर दी है, मगर उसका ये प्रोसीजर होता है कि उनको उसमें ऐसे की स्टेबिलिटी स्टडी देनी पड़ती है और बेसिकली एप्पल टू एप्पल कंपेयर करके देना होता है एंड ऑल दैट. तो वो क्वालिटी के हवाले से, तो इस वजह से बेसिकली एक प्रोसेस है. उसके बाद होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर वो ज्यादा कंपनीज उसके अंदर आई होंगी. ऑलरेडी जैसे हेपेटाइटिस की मेडिसिन जो है वो बननी शुरू हो गई यहाँ पे, इसी तरह से दूसरी बायोसिमिलर जेनेरिक्स भी बनना शुरू हो जाएंगी. और ये जो नए नए बीमारियां आ रही हैं, अब उनके बारे में कोई रिसर्च हो रही है? हाँ, अब हम सिर्फ उसके बारे में वेट कर रहे होते हैं कि वैक्सीन कहीं तैयार होगी तो शायद हमें पता चलेगा. Why don't we invest in research and development? एक्चुअली वैक्सीनेशन का एक अलग कॉन्सेप्ट है. जैसे फ्लू की वैक्सीन है, जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया उससे ही आपको फ्लू हो रहा हो. ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के हवाले से वैक्सीनेशन हो गई. तो अब वो उसके अंदर मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, आपके अनहाइजेनिक कंडीशंस और दूसरे. तो उसके अंदर डेफिनेटली उससे बेहतर है कि प्रिवेंशन पर्सन कर ले इंस्टेड ऑफ हैविंग द वैक्सीनेशन और मेडिसिन. तो मगर आप जगह साफ कर लें और ज्यादा हाइजेनिक कंडीशन में आप रहेंगे और जिस तरह ये डस्ट और ये तमाम सारी चीजें, जब ये जैसे कराची है, अब कराची क्लीन हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाएंगी. अच्छा, आपने भी क्योंकि कुछ साल पहले आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया और अब सीपैक के बाद हम देखते हैं कि हर फील्ड में ही इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो मैं एक आपका एक्सपीरियंस जो इस फोरम से लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि यू इन्वेस्टेड फर्स्ट इन कराची, लेकिन अब आपने अपनी पेनिट्रेशन पंजाब में और दीगर और पंजाब के शहरों में की है. तो व्हाट्स द डिफरेंस एंड हाउ इज द एक्सपीरियंस? इट इज गुड एक्सपीरियंस ऑल ओवर पाकिस्तान. नो डाउट कि कराची की एक अपनी वेटेज है, नो क्वेश्चन अबाउट इट. बट मैं पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर मैं देखा, वहाँ पे भी परचेज अ फैक्ट्री और उसको अपग्रेड किए, बट एनकरेजमेंट ही मिली है एंड दे हैव एनकरेज इट. और बल्कि मुझे ये अच्छी चीज लगी कि ड्राइव की पॉलिसी अगर कराची में जो है वो सेम वही लाहौर के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है. FIDs को बेसिकली या DGs को उस लेवल पे उन्होंने ट्रेन किया हुआ है कि वो ऑल ओवर पाकिस्तान उनकी जो पॉलिसीज हैं आर नाउ एट द सेम लेवल. वो अच्छी चीज है. अगर वो स्ट्रिक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग अपनी चीजों को ज्यादा अप टू डेट करें. अच्छा वजाहत साहब, एक और सवाल, फिर मैं खबरों की तरफ आऊंगी. मुझे याद आ गया इससे पहले कि कॉलर करें. यूजुअली लोगों के जहनों में जो मिसकंसेप्शन है तो वो मैं समझती हूँ आप जैसे जब मेहमान आते हैं तो हमें जरूर क्लियर आउट करने चाहिए. लोग कहते हैं कि जी फार्मास्यूटिकल या बड़े बड़े जायंट्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स को बहुत सी ट्रिप्स पे लेकर जाते हैं, उनको बड़े मराहत देते हैं क्योंकि उनको अपनी अद्वियात की पॉपुलैरिटी चाहिए होती है. तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर क्वालिटी दवाओं की बिल्कुल बेहतरीन है तो, लेकिन आप इसको कैसे मुझे और तमाम व्यूअर्स को समझाना चाहेंगे? अच्छा, इट्स अ मिसकंसेप्शन. अच्छा, बेसिकली होता ये कि इवन कंप्यूटर नीड्स अपग्रेडेशन. तो जो न्यू ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं जो वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है उसके अंदर डेफिनेटली दे हैव टू अटेंड द सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस. अब वी डू स्पॉन्सर देम ऑल दोज एजुकेशन सेमिनार्स. ठीक है. और फिर पाकिस्तान में लाके अगर हम लोकल लेवल पे वही CMEs हम कंडक्ट करवा रहे हैं और जो जूनियर्स या रिमोट एरिया से डॉक्टर्स बैठ के उन न्यू ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम वो एजुकेशन को स्प्रेड आउट कर रहे हैं. ये जो आपकी बहुत अच्छी शानदार बात है, लेकिन वो एहतियात से काम ले रही हैं, एहतराम से काम ले रही हैं, और ये आपको नहीं बता रही कि डॉक्टरों को उनके बच्चों के साथ टूर कराए जाते हैं दुनिया भर के. उनको गाड़ियां दी जाती हैं, उनको फर्नीचर. उन्होंने कहा ना उनकी वेलफेयर के लिए अब काम तो करेंगे. नहीं, मिसकंसेप्शन नहीं है. नहीं, ये नहीं है मिसकंसेप्शन नहीं, सही हकीकत है. और दूसरी बात ये कि मेरा सवाल ये बनेगा
کہ پاکستان میں ریسرچ ہو رہی ہے, پاکستان میں ویکسین بن رہی ہے, پاکستان میں اتنی میڈیسن ہے, مجھے ایک نمبر دوا کب ملے گی جس کی پیسے. اچھا یہ موقع دیتے ہیں. ایک سیکنڈ, یہ ایک جو ہے نا ایک نمبر دوا, آئی ایم ناٹ ایکچولی سیئنگ کہ یہاں پاکستان میں نہیں ہو رہا, بٹ بیسیکلی فارماسیوٹیکل انڈسٹری اس میں انوالو نہیں ہے. جس طرح اگر آپ دیکھیں ایک شربت ہے تو کبھی وہ شربت والی کمپنی 2 نمبر شربت نہیں بنائے گی, اس کا میٹو بنے گا گھر میں بیٹھ کے یا کہیں سے چھپ کے. اب میڈیسن کے اندر فارماسیوٹیکل کبھی 2 نمبر دوائی نہیں بنائے گی. ایک چیز, ایک مسکنسپشن. سیکنڈ چیز, اگر آپ باہر کی میڈیسن لائیں, ایون کہ آپ پیراسیٹامول لیں, اور اس کو یہاں پہ جو میں اس وقت بات کر رہا تھا کہ اچھی بات ہے کہ فارماسسٹ آ گئے ہیں کیمسٹ, اگر اس کو آپ یہاں کے ایک کیمسٹ کی شاپ پہ رکھ دیں تو ٹیمپریچر از ابو 35-40, جس کی وجہ سے اس کا ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے. تو اب وہ بیسیکلی اسٹوریج پراپر ہونے کے لیے جو انہوں نے یہ اسٹیپ لیے کہ فارماسسٹ کا ہونا لازمی ہے, دیٹ از اے گڈ اسٹیپ, بیکاز وہ انشور کرے گا GSP, گڈ اسٹوریج پریکٹسز, جس کی وجہ سے میڈیسن ہماری فارماسیوٹیکل میں کوئی بھی ہوگا وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ ایک میری میڈیسن یہ 1 نمبر ہے اور یہ 2 نمبر, نیور. اب وہ جب میڈیسن چلنے لگتی ہے تو کوئی ہمارے اس طرح کی مشروم کمپنیز جو بیسیکلی وہ اس کی 2 نمبر بنا لیتی ہیں, وہ اس کی کاپی بناتی ہیں, بٹ ایکچولی فارما خود نہیں بناتی. یہ ایک مسکنسپشن. اچھا, یہ فارما سے مجھے کپڑوں کی بات یاد آ گئی, کیونکہ اب خواتین کو تو آتی ہے ظاہر ہے لون کی بات, اور وہ بھی اس وقت, اور وہ بھی کاپی پہ, کیونکہ کاپی کا بڑا دکھ ہے, وہ کپڑوں میں زیادہ ہے. ایک کالر ہے, اس کے بعد آپ مجھے بتائیے خاور صاحب, آج ذرا اس کا جواب دیجیے, کیونکہ میری جتنی فرینڈز ہیں یا جو بھی ہیں ہم سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں, اتنا مہنگا جوڑا بیچتے ہیں, تو وہ کاپی کیسے الاؤ کرتے ہیں جو مارکیٹ میں آتی ہے؟ یہ سلسلہ کیا ہے؟ ہمیں تو تشویش ہونے لگ جاتی ہے. ذرا آپ نے اگر اس کے بارے میں کچھ دیکھا ہے نا تو آج آپ بتائیں ہم سب کو. ہمارے ساتھ احسن صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ کے مہمانوں کی بہت بہت سلام. اب دیکھیں, ابھی آپ نے عرض کیا کہ کپڑوں میں اور لان میں اگر کاپی آ جائے تو ہمیں بڑی تشویش ہوتی ہے, اور پھر یہ تو دواؤں کا معاملہ ہے, انسانی صحت کا معاملہ ہے. ایسے انجیکشن لگا اور سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے, دوا کھائی. میرا آپ کے موسم مہمان سے سوال یہ ہے کہ بھائی دیکھیں کیا سوال میں آپ کی آواز چلی گئی. جوان مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ کس طریقے سے انشور کرتے ہیں کہ ٹیم نہیں ہو, چھوٹے یا بڑے, وہ اسٹینڈرڈ وائز کوالٹی وائز بالکل صحیح ہے, ان میں جو کیمیکل استعمال ہوئے ہیں جن کی ریسیپی صحیح ہے, چاہے وہ کوئی بھی بڑا میڈیکل اسٹور چھوٹا استعمال ہے, کیا کوئی آپ ڈاکیومنٹیشن کریں کہ جو بھی دوا باہر مارکیٹ میں آئے گی کسی بھی دکان سے وہ بالکل اتھینٹک صحیح ہوگی, اس کو بیچ کر لے سکتے ہیں. تو آپ سے کیا کام ہو رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ. جی, اس کے اندر بیسیکلی ڈرگ ایکٹ ہے جس کے حساب سے ہم وارنٹی ایشو کرتے ہیں. اچھا, جو بھی میڈیسن آتی ہے, ایک اور میں چیز کلیئر کر دوں یہاں پہ کہ پاکستان جو ہے وہ API نہیں بنا رہا, ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ نہیں بنا رہا. اگر ملٹا نیشنل ہے وہ بھی ایکٹیو فارماسیوٹیکل امپورٹ کر رہا ہے اور اس سے فارمولیٹ کر رہا ہے. ہم بھی ہیں, وہ بھی ہم امپورٹ کر کے اس کو فارمولیٹ کر رہے ہیں, اور اس کی باقاعدہ اسٹیبلٹی رپورٹ ڈریپ میں سبمٹ ہوتی ہے, ایون کہ را مٹیریل کی بھی سبمٹ ہوتی ہے. اچھا, ہیونگ سیڈ دس تھنگ, جب ہم وہ مینوفیکچر کرتے ہیں تو ہم اس کی وارنٹی ایشو کرتے ہیں. اب وہ جو ایک اسٹیپ تھا جو بہت امپورٹنٹ تھا وہ فارماسسٹ والا, ٹھیک ہے, اب وہ بیسیکلی وارنٹی جب تک نہیں ہوگی ہی ول ناٹ سیل اٹ. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پروڈکٹ فرض کریں 100 روپیز کی ہے, وہی ان کو کٹ ریٹ پہ 40 روپیز کی وداؤٹ نوئنگ کہ وہ کہاں بنی ہے, کیا ہے, اس کی وارنٹی ہے کہ نہیں, وہ اس کو آگے فار دا مارجن دے سیل اٹ. بٹ وہ بیسیکلی انشور نہیں کرتی اس کی وارنٹی, کیونکہ وارنٹی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی دیتی ہے. آئی تھنک اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, ان سب کو بلا کے ایک شو کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی ہے کہ آج آپ مارکیٹ میں جائیں, کوئی بھی میڈیسن لے لیں, وہ لے کر کے اپنے پاس رکھ دیں, 3-4 مہینے کے بعد جائیں وہی سیم پرائس آپ کو نہیں ملے گی. یہ کہاں سے آ جائے؟ یہ میرے خیال میں خاور صاحب یہ والا جو سبجیکٹ ہے نا, یہ یہی کریں گے, ان کو بلائیں گے اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے اور 1 گھنٹے کی بھرپور ڈسکشن کریں گے. وہ میرا کاپی والا جواب تو دیں. ہاں, بس یہ کبھی اس پہ پروب کریں, انویسٹیگیشن کریں. بات سنیں نا, جہاں پہ دودھ اصلی نہیں مل رہا ہو, جہاں پہ آٹا اصلی نہیں مل رہا ہو, جہاں پہ نمک اور جہاں پہ مرچیں اصلی نہیں مل رہی ہیں, اب تو جو لیمن جو نیمبو مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ اصلی والا نہیں آ رہا ہے. تو جب اس قسم کی چیزیں ہوں تو پھر اگر کپڑے کی کمی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا خاور صاحب, ہمارے پینل پہ بھی کیونکہ سوالات آ رہے ہیں, کچھ لوگ کال ان نہیں کر پاتے ہیں تو وہاں سوال چھوڑ دیتے ہیں کہ فوراً انڈیا سے کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے نا, پڑوسیوں سے کمپیریزن فوراً شروع ہوتا ہے, تو ادویات سے لے کر باقی چیزوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر چیزیں سستی ہیں, یہاں مہنگی ہے. ایسا ہے جو آپریشن اب دیکھیے نا, 1, 2, 10 نہیں,
सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ से जाते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए इंडिया, हर साल जाते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के हवाले से। ठीक है। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, ऐसे मुल्क में सारा मुर्द इल्जाम बजाज साहब को नहीं बनाना है। अब सिंध हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये केस चल रहा है, सिंध में सिर्फ 300 जगह से पानी के नमूने हासिल किए गए, 300 जगह से 300 के 300 नमूने गंदे आए, एक भी जगह से अच्छा पानी नहीं आया। और 84% ऐसी जगह का पानी आया जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और दूसरी खतरनाक बीमारियों के जरासीम मौजूद है। जब हम पानी ही ऐसा पी रहे हैं फिर बजाज साहब को वो इल्जाम करें कि आपकी दवाई कर रहे हैं। फिर अब हमें आफ्टर हाफ एन आवर भी रियलाइज हमारे साथ याया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। पहले दोनों मेहमानों को सलाम हो। और क्योंकि देखें फार्मास्यूटिकल कंपनी के हवाले से मेरे पास बहुत सवाल आते हैं नुसरत। सबसे पहले तो मेरा इनको से यकीनन फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है, ये जाहिर है दवाइयों की इंसान को जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उनके जो सेल्स के बंदे हैं वो आके डॉक्टर्स को कन्विंस करते हैं कि हमारी दवाइयाँ लिखें, और वो उनको यानी मेरी नज़र में तो ब्राइब है, वो उनको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते हैं और वो अननेसेसरी भी दवाइयाँ लिखनी शुरू कर देते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि उनका कुछ उनके लिए मराहत हासिल हो, कुछ चीज़ें उनको हासिल हो, वो दवाइयाँ लिखकर लोगों को देते चले जाते हैं, जिसका मतलब ये एथिकली वेरी रॉन्ग है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब आपके बंदे जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि उनको डॉक्टर्स को सारी उनकी जो साइड इफेक्ट वगैरह सब बतानी चाहिए? मैंने जो देखा है ना नुसरत, डॉक्टर्स जो है वो आते हैं, वो उनके सैंपल्स रख लेते हैं, उनके पास उतना टाइम ही नहीं होता कि वो उनकी ब्रीथिंग सुने। तो मेरा दोनों तरफ से आपसे मेरा सवाल है कि वो डॉक्टर्स क्या आपको वो रिस्पॉन्स देते हैं जो देना चाहिए, या फिर वो सिर्फ इसलिए आपसे दवाइयाँ लिखवा लेते हैं, आपकी दवाइयाँ इसलिए सेल्स करते हैं कि उनको उस पर कमीशन मिलता है? अच्छा, क्या मैं आपका अगर सवाल थोड़ी देर रोक लूं, क्योंकि डॉक्टर्स की भी बात आपने की है। याया साहब, थैंक यू सो मच। अगर आप वजाहत साहब, आपको आज एक ऑफर करा रही हूँ बगैर प्रोड्यूसर की इजाजत के, वो ये कि अगर आप आधा पौना घंटा रुक सकते हैं तो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, तो इस सवाल का जरा मिलकर जवाब दे दें, है ना? तो अगर आप उस वक्त जवाब देना चाहें तो हम उस वक्त के लिए रख छोड़ दें, और फिर क्योंकि वो फीमेल डॉक्टर्स भी होंगी, आप भी मौजूद होंगे, तो उस वक्त याया साहब की इस बात का जवाब दे दें कि डॉक्टर्स कितना समझते हैं। मुझे लगता है कि उनकी इतने फिंगर टिप्स पे होता है कि वो कहते हैं अच्छा ये फॉर्मूला ठीक है, ठीक है, इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे उस वक्त। क्या वक्त हमारे पास खत्म हो गया कुछ? ओके। एक और सवाल आपसे खावर साहब, जनरल बाजवा से अमरीकी सफीर की मुलाकात। जी, ये बहुत ही अच्छी मुलाकात रही है, और उन्होंने पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान के कारनामे हैं उनको उन्होंने सराहा है, और उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, और पाकिस्तान का जो अज़्म है उसकी उन्होंने तारीफ की है। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, हकीकत में वो सिर्फ ये पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए है। तो अमरीकी सफीर की जो ये कल मुलाकात रही है, ये हौसला अफजाई वाली बात है, और स्पेशली ये जो रियाज कॉन्फ्रेंस हुई उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये लग रही है कि वहाँ पर जो बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी है तो इसको यहाँ से शुरू किया जाए। ठीक है, और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आज बात बहुत अच्छी हो रही है आपकी जी। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, तो लड़के भी वापस बढ़ रहे हैं और लड़कियां भी बन रही हैं और लड़कियां भी बन रही हैं। जी जी। तो मैं एक बड़ी बारीक की बात कर रहा हूँ, और ये दोनों को भी सलाम, आपको भी सलाम। लड़कियां बैठी है, एनवायरनमेंट के मतलब मैं बात कर रही हूँ, मेरी बेटी भी बन रही है, तो कभी थोड़ा सा होता है यार वो उधर बैठेगी और ये वो वगैरह वगैरह। आप मेरी बात समझ गए हैं? जी, समझ ही गई हूँ तकरीबन। हाँ, अगर तो मैं इस पे बात कैसे करूँगी? समझ गए बेटा, आप बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं। आप भी बेटी है मेरी। थैंक यू। ये इस तरह की कॉल बहुत कम आती है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप भी मेरी बेटी है। बेटी को ठीक है, आप माहौल के हवाले से बात करना चाहते हैं? और मैं सुबह अपनी दुकान पर आया हूँ। जी जी। आप कॉल के बाद में यानी तहफ़्फ़ुज़ात और बेटियां, एनवायरमेंट, ये तरह मेरा दिल को भी कुछ होता है।
अच्छा, फार्मासिस्ट जो शॉप पर होंगी तो फिर उनका उसके हवाले से आप थोड़ा कंसर्न है कि लोग आएंगे बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट दिया है आपने, हम जरूर डिस्कस करते हैं इसको। थैंक यू सो मच। ये जो बात इन्होंने की है इसको आप दोनों इस पर अगर एक एक वन लाइनर कह दें, वक्त हमारा यहाँ खत्म हो रहा है। फार्मासिस्ट दैट इज देयर जॉब बेसिकली। वो अगर हर स्टेप को जीएसपी को करेंगे तो उसके बाद वो जीएमपी पे जाएंगे, तो हर स्टेप को उनको बेसिकली अपने आप में ट्रेन। ये बच्चियाँ यहाँ कराची के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ये बच्चियाँ काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े डॉक्टर जब कोई नुस्खा लिख करके देती हैं तो ये बच्चियाँ ऑब्जेक्शन करती हैं कि सर ये आप कैसे दे रहे हैं, ये इतना डोज, ये और वो हुआ है ना, जो बहुत बच्चियाँ खासतौर पर कि जी ये आप इस खासतौर पर उस औरत को जो प्रेगनेंसी में होती है और उनको डिप्रेशन वगैरह की कोई डॉक्टर दवाई लिखी होती है तो वो ऑब्जेक्शन करती हैं और डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर को कायल करती है कि दवा का डोज कम करें या दवा चेंज करें। और बड़ा अच्छा अभी तो आजकल यहाँ कराची में तो हम देखते हैं बड़ा पैक्ड किस्म का एनवायरनमेंट होता है, एसी चल रहा होता है, तो वो बड़ी अच्छी जॉब होती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन हम आगे जाके इसे जरूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोशिश करते हैं आगे आपसे कमेंट ले लें इफ यू हैव टाइम। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो पटियाला घराने के एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद होंगे, जिन्हें आप टेलीविजन पर भी देख चुके हैं, बड़ी स्क्रीन पर भी देख चुके हैं, उनका गाना भी सुन चुके हैं। अब वो है कौन, वो आपको पता चलेगा आफ्टर द ब्रेक। लाजवाब पाक चीन दोस्ती के 65 सालों का तुर्रा इम्तियाज, 46 अरब डॉलर की लागत से सी पैक मंसूबे का आगाज। खत्ते की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, इंडस्ट्री और तवानाई समेत तमाम शोबों की तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करेगा। सी पैक मंसूबे की तमाम सूबों तक रसाई से हर पाकिस्तानी इस्तेफादा करेगा। तरक्की और खुशहाली के इस अजीम मंसूबे से हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सी पैक नाम है मुआशी इनकलाब का, जो कौमों की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। आइए इत्तेहाद, यकजहती, मेहनत और इस्तेहकाम से सी पैक मंसूबे को कामयाब करें। सी पैक मंसूबा, ये रास्ता है कामयाबी का, ये जज्बा है दोस्ती का। शाबान मुअज़्ज़म में इस्तक़बाले माह रमज़ान, रहमतें हर घड़ी, बरकतें हर आन, बराह रास्त मस्तियात, इस्तक़बाले रमज़ान सिर्फ पीटीवी होम पर। पीटीवी की खुसूसी शहरी नशरियात रमजान पाकिस्तान, ये नशरियात है रंग और नूर से मालामाल, और आपके साथ हैं जुनैद इकबाल। हमदे खुदा से तर होगी जुबान और उलमाए कराम करेंगे पुर असर बयान। नामवर शख्सियात से होगी आपकी मुलाकात, खुशियां बांटेंगे, बनेंगे आपका मान, क्योंकि ये है रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक एंड हमारे पास आई फील इमेंस प्लेजर टू इंट्रोड्यूस हिम, क्योंकि बड़ी अच्छी आवाज़, बहुत अच्छी एक्टिंग भी आपने उनकी देखी। और मैं तस्करा कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटियाला घराने का एक और नाम, क्योंकि हामिद अली खान साहब से तो हम और आप बहुत बार मुलाकात कर चुके हैं। पीटीवी से जो उनकी कनेक्टिविटी है और जो असासे की हैसियत से वो हमारे मुआशरे में है, उसके बारे में हमेशा हमने तस्करा किया है। लेकिन अब रागा बॉयज़ का आपने सुना होगा, और रागा बॉयज़ में भी
بہت پرومیننس حاصل کی ہے ولی حامد علی خان نے. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا, بینڈ کے حوالے سے اور میوزک کے حوالے سے تو میرے خیال میں لوگ آپ کو جانتے رہے, یوتھ ہمارا خاص طور پہ, بٹ ایٹ لارج لوگوں نے آپ کو اس وقت جانا جب آپ فلم میں آئے اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ شوز میں اور ساری چیزیں. ابھی ریسنٹلی آپ کراچی میں کوئی میوزیکل کانٹیسٹ بھی جج کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے, اور کیونکہ ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے جو کہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے اگر پلیٹ فارمس مل جائے تو آپ کو کافی ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا, سننے کو ملے گا. بالکل. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے, ویسے تو میرے خیال میں دیٹس انڈرسٹوڈ کہ آپ بچپن سے ہی سیکھتے رہے ہوں گے, یا سیکھا ہے یا بس چلتے پھرتے سنتے؟ نہیں, ہماری فیملی میں 5 ایئرس کا جب بچہ ہوتا ہے تب سے اس کی ٹریننگ اسٹارٹ کر دی جاتی ہے میوزک کی. اچھا. کیونکہ اس کے اوپر فورس نہیں کیا جاتا کہ آپ نے میوزک ہی کرنا ہے, بٹ آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ نے میوزک سیکھنا ضرور ہے, کیونکہ آپ جس فیملی سے ہیں, آپ کے فور فادرز اسی میوزک کرتے ہیں, اور آپ اپنا بزنس مین نہیں ہیں, کچھ بھی بزنس کریں, آپ کو نو ہاؤ ہونی ضروری ہے میوزک کی. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کوشچن کرے کہ اس چیز کے بارے میں تو آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. اچھا, تو آپ چلے جیسے آپ نے کہا کہ بزنس کریں یا کچھ بھی کریں, لیکن یہ جو سنگنگ ہے اس کا صرف ایک فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو نو ہاؤ ہوتی ہے یا آپ کو گانا گانا آتا ہے, اس کے انسان پہ بھی بڑے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا, میرے خیال میں سنگرز اپنی جو بھی کیفیت ہے اسے گا کے نکال سکتے ہیں اپنے اندر سے. میں مانتا ہوں کہ میوزک آپ دیکھیں کہ فارنرز جتنے بھی ہیں وہ اپنے بچوں کو انسٹرومینٹس سکھاتے ہیں, اور وہ کیوں سکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر میوزک جو انسان کرتا ہے وہ دل کا بہت نرم ہوتا ہے, اور اس کے اندر بہت اچھی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, کیونکہ میوزک سن کے آپ کو خوشی فیل ہوتی ہے, اور آپ ہر طرح کے آپ اپنی فیلنگس میوزک کے تھرو آپ شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اچھا, اب آپ کے ساتھ اور تو کوئی آیا نہیں ہے تو آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کے اندر 2 اچھی چیزیں کون سی ہیں. 2 بتائیں جو آپ کو لگتا ہو کہ ایز ہیومن بینگ میرے اندر یہ اچھی ہیں, اور شاید میں یہ سافٹ آرٹ یا اس کی طرف ہوں تو میرے اندر یہ چیز ہے. میں ہر ٹائم خوش رہتا ہوں. اچھا, مجھے خوش رہنا بہت اچھا لگتا ہے, اور میں اور مجھے چیلنجز بہت پسند ہیں. کوئی مجھے چیلنج کر دے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی تو میں اس کے پیچھے شروع ہو جاتا ہوں. مجھے کرنا ہے یہ لازمی, یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اوپر والے نے آپ انسان کو ہر چیز کا حل دیا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی خوش رہنے کی عادت ہے اور پھر چیلنج کو بھی آپ خوشی خوشی سر کرتے ہوں گے تو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے, بہت زیادہ مزہ آتا ہے, مزہ آ جاتا ہے. اچھا, مجھے جب بھی سنگر سے میں باتیں کری ہوتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی کے اس طرف جو لوگ ہیں وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ گانا تو سنوائیں ان سے, سنگر بیٹھے اور گانا نہیں ہے. میں ہماری فیملی کی ٹھمری ہے جو کہ استاد محمد علی خان صاحب میرے تایا استاد فاضل علی خان صاحب نے گائے, پھر میرے ڈیڈ استاد حامد علی خان, اسد بھائی نے گائے, استاد اسد محمد علی, پھر شفقت بھائی نے گائے. مورا صحیح ہے, مجھ سے بولے میں تھوڑا سا گرے 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 ساری گرے 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 ساری گرے 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 پاما گرے 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 ساری گرے 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 ساری گرے 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 سارے پاما گرے سا. ساون بھی تو جائے پہروا, ساون بھی تو جائے پہروا, من میرا گھبرائے, من میرا گھبرائے, اے تو گئے پردیس پیا تم, اے تو گئے پردیس پیا تم, چین ہمیں نہیں آئے, چین ہمیں نہیں آئے, مورا سیا مجھے بولے نا, مورا سیا مجھے بولے نا, میں لاکھ جتن کر ہاری, لاکھ جتن کر ہار گئی, مورا سیا مجھے بھولے نا, مورا سیا
कि आप रुकेंगे, बड़े दिन बाद बड़ा अच्छा म्यूजिक कानों में गया है लाइव। तो वैसे तो इंसान हेडफोन लगा के बड़ा कुछ सुन लेता है आज के दौर में, लेकिन लाइव इट्स अ ट्रीट टू हेयर यू। और मेरे ख्याल में अब तो हमें कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, सिर्फ गाने ही सुनने चाहिए आपसे, है ना। अच्छा, आपके लिए ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा फैमिली गैदरिंग्स में तो नहीं, वहाँ तो माशाल्लाह आपसे बड़े बड़े सिंगर्स भी मौजूद होते हैं, आपके वालिद भी हैं और लोग भी हैं, लेकिन जब फ्रेंड्स में जाते होंगे या ऐसे लोगों में जाते होंगे जो आपके जानने वाले हैं, तो वो तो आपसे कभी कभी अपनी गैदरिंग में कहते होंगे एक गाना। बिल्कुल, फ्रेंड्स में तो आप परफॉर्म करते ही हैं, और फ्रेंड्स के साथ इतनी आपके साथ होती है कि वो तो कुछ भी कहने के लिए तैयार होते हैं कि कहीं भी यार प्लीज सुना दो यार, तो आप इंसान कहता है ठीक है। हाँ, कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं होता? ऑब्वियसली उनका हक भी होता है ना। हाँ, वो हक से कह रहे होते हैं कि सुनाओ यार। दिन का कोई ऐसा वक्त जैसे सुबह में उठ के सिंगर्स कहते हैं कि जी हमसे बड़ा मुश्किल होता है, सुबह में गाया नहीं जाता। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा वैसे मुझे आती, वरना यूजुअली सिंगर आते ही कहते हैं पानी का गिलास है, सुबह थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, एक्चुअली हम लोगों की ट्रेनिंग तीनों भाइयों की, तीनों भाई हम लोग बैंड में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम तीनों को डैड ने इतना ट्रेन किया है, हम एक दूसरे के मोहताज हैं। अच्छा, ओके। जो मेरे मुझसे छोटा है इनाम अली खान, वो इज द हार्डकोर क्लासिकल सिंगर। अच्छा। और वो माशाल्लाह वो बहुत, मतलब जो अपने खानदान का असल काम है, असल रूह जो है वो वहाँ है, वो गाते हैं। और नयाब दोनों क्लासिकल बहुत, मैं बैंड में पॉप रॉक और सूफी सिंगिंग करता हूँ, बट वो तीनों का हम लोग इस तरह डिजाइन है कि हम तीनों एक दूसरे के मुताबिक एक साथ हम लोग। अच्छा, तीनों के नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है, वली, इनाम, नायाब। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे नाम है। वली इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नेम। हाँ, बहुत बहुत अच्छा नाम है, सुनने में भी अच्छा है और जाहिर है इसकी मीनिंग भी बड़े अच्छे। सबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम, आपके क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हमारे साथ वली है यहाँ पर मौजूद, अभी इनका गाना भी आपने सुना होगा। जी, बहुत प्यारा गाना था आपने गाया। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, आप इतनी अरसे के बाद आई हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं भी बहुत अरसे बाद आई हूँ। अच्छा। जैसे आप बहुत अरसे बाद आए हैं, ऐसे मुझे भी कुछ ही टाइम हुआ है यहाँ आए हुए। बहुत शुक्रिया आपका सबा, और कोई फरमाइश हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं वली से। हमारे तमाम कॉलर्स, कोई सवाल हो वो भी आप इनसे कर सकते हैं। आज वली यहाँ पर आए हैं, हामिद अली खान साहब से तो लोगों की इतनी एसोसिएशन है, तो मेरे ख्याल में वो जो हमारे पेरेंट्स का दौर गुजरा है और जिस तरह वो आपके फादर को पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं सब। मतलब मेरे ख्याल में सिंगर्स तो इस तरह है कि जनरेशन वाइज नहीं है, लोग कुछ सिंगर्स ऐसे हैं, अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत बख्शी है कि सब उनको पसंद करते हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपकी जनरेशन चल रही होती हैं और हम लोग 9th जनरेशन अपने फैमिली की। हाँ, और ओके, हम लोग तीनों भाई, और हमारी जनरेशन 9th जनरेशन अपने खानदान की, और सेम बिजनेस में है। हाँ। और हमारे मतलब पाकिस्तान ने जितनी हम लोग इज्जत दी हमारी फैमिली को, हमारे पूरे खानदान को, हम लोग और जितने लोगों ने प्यार दिया, हम लोग तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जितनी भी पाकिस्तान की आवाम है और जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और मैं एक नॉर्मल सिंगर अगर कोई गलती कर दे तो कोई नहीं पूछता कि लोगों पे तो हमारे जब स्टेज पे जाते हैं हम लोग तीनों भाई, तो हम लोग हमें एकदम टेंशन में आ जाते हैं लोग जब वो नेम सुनते हैं ना कि ये अच्छा, ये उस्ताद अमान अली खान साहब, वो उस्ताद अमान अली खान, उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद हामिद अली खान, एंड एवरीबडी इज अ क्लासिक इन देमसेल्व्स। मतलब आप एकदम टेंशन में होता है कि अब ये गलती करेंगे तो हम कहेंगे हाँ ये किस तरह गलती कर सकते हैं। इंसान है, वो गलती हो जाती है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, बख्शिश नहीं है, बख्शिश नहीं है। अभी इनसे गाना भी सुनेंगे। ये जो आपने जिक्र किया था ना पॉप रॉक एंड सूफीज्म, मैं समझती हूँ कि कुछ अगर मिला के कुछ सुनाएं आज तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक कॉलर है पहले, फारूक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। आपकी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आगे थैंक यू सो मच। भाई सिंगर आए हैं, आप लोग फरमाइश करें। इतने दिनों बाद मुझे तो ऐसी खुशी हो रही है लाइव, काफी दिनों बाद आई नहीं, इसलिए हमें क्या बताया गया कि ब्रेक है, कुछ और है। ओके, ब्रेक है भाई। ब्रेक के बाद हम इनका बहुत ही मजेदार सा गाना सुनेंगे। यू स्टे विद अस।
एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। वेलकम बैक। और हमारे साथ वली हामिद अली खान मौजूद हैं। वली, हम ऑन एयर आ गए हैं और जब सिंगर ऐसे महब होते हैं ना, जब उनकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और बाद में चलानी चाहिए, ऐसा अपने म्यूजिक के सामने कुछ भी नहीं है ना? अच्छा, म्यूजिक के सामने वैसे खाना पीना ये सब याद रहता है? अगर कोई चीज अटक गई जहन में और आपके किसी सुर से मुताल्लिक है, किसी भी चीज से? मैं एक बात बताऊँ कि हम लोग नॉर्मल रूटीन में हम लोग आपस में झगड़ा भी कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, लेकिन हम लोग फिर भी स्टेज पे जब होते हैं तब सब कुछ भूल जाता है। तब सामने क्राउड होता है और आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर आपको नहीं मालूम कि आपने क्या पीछे आपने किया क्या नहीं किया। फिर आपके बैंड है, आपके म्यूजिशियंस हैं, आप हैं और आपके सामने क्राउड है, और आपकी बस समझ लें कि हर स्टेज पे आप एक इम्तिहान होता है जो क्राउड का और आपका आपस में चल रहा होता है, और दुआई कर रहे होते हैं अल्लाह इज्जत के साथ। अच्छा, एक तो ये बात है कि आपने इंटरनेशनली भी तकरीबन 18 कंट्रीज में परफॉर्म कर चुके हैं। 18 कंट्रीज में हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं, और हम कंप्लेन भी रही है लोगों को कि पाकिस्तान में बहुत कम आपने परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाले ने जब आपको लिख दिया होता है कि आपने ट्रैवलिंग करनी है, अपने वहाँ पे भी पाकिस्तानी डिफरेंट कंट्रीज के लोग हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे हमने 30 कंट्रीज से अवार्ड विन किए हैं। ओह, अवार्ड भी मिल चुके हैं? हम लोगों का 30 कंट्रीज में कंपटीशन था चाइना में, जो कि पाकिस्तान को फर्स्ट प्राइज विन करके दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। 2010 में शेंजन में हम लोग पाकिस्तानियों ने, हमसे मुराद आपके बैंड ने? बैंड में। ओके। हम तीनों भाइयों ने वहाँ पे कंपटीशन था, उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भेजा था हम लोगों को, और वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज विन किया। अरे, 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और ये वाली खबरें जो है ये हम उस तरह नशर नहीं करते वैसे, तो ये करनी चाहिए। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल जलील बात कर रहा हूँ चारसदा से। जी अब्दुल जलील साहब जी, ये वली हामिद अली खान साहब से के जो बहुत वालिद साहब बहुत बड़े सिंगर गुजरे हैं, तो एक बहुत मशहूर गाना उसके वालिद साहब ने गाया है, मैंने तेरे लिए सोना पूर लब दाना। हाँ, ये बड़ा फेवरेट है, अगर मेरी अम्मा देख रही हूँ तो उनको भी पसंद है जी। थैंक यू जी, अगर कुछ गुनगुना दें जी, मैं गुनगुना दूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। मैंने तेरे मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, बैठी रवा तेरे कोल रूर जदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, बैठी रवा तेरे कोल रूर जदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना, मैनू तेरे जया सोना होर लभदाना। रब तेनू कलम दिती एडे जुल्म लिख माया, एडे जुल्म लिख माया, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना, दिन सांस उड़ लावे गल दस दाना,
ہو گئی ایک ٹریٹ. ایک اور بچی وہ جو آپ کہہ رہے تھے من کن تو مولا. جی بالکل, ہم تینوں بھائیوں نے گایا من کن تو مولا. اس کی کمپوزیشن چینج تھی. من کن تو مولا. من کن تو مولا علی ہے, من کن تو مولا, من کن تو مولا علی ہے, من کن تو مولا. یہ محمد نے ہے کہا علی مولا, مشکل کشا آپ ہی ہیں شیر خدا, ساری دنیا کے حاجت روا. یہ نام بھی جس نے لیا ہوئے اس سے رحمت عطا. من کن تو مولا علی, من کن تو مولا, من کن تو مولا علی, من کن تو مولا. یہ محمد نے کہا علی مولا, مشکل کشا آپ ہی ہیں شیر خدا, ساری دنیا کے حاجت روا. یہ نام بھی جس نے لیا ہوئے اس سے رحمت عطا. من کن تو مولا علی, من کن تو مولا, من کن تو مولا علی, من کن تو مولا. ویری نائس. میرے خیال میں اس سے لوگوں کی کافی ایسوسیشن ہے من کن تو مولا سے قوالی کے طور پر. ہم لوگوں نے ایک مووی میں گایا, ہمسایہ ملک کی مووی تھی, اس میں ہم تینوں بھائی نے گایا اور جس میں بہت لوگوں نے پسند کیا. اچھا, ہمارے پاس ایونیوز مجھے کبھی کبھی لگتا ہے سنگرز کے لیے خاص طور پہ, پہلے تو یہ تھا کہ ٹیلی ویژن پر بھی گا رہے ہیں, فلمز بھی ہمارے یہاں متواتر بنتی تھیں, تو لوگوں کے پاس بڑے چانسز ہوتے تھے. اب ہر چیز میں ایک ڈاؤنورڈ ایکچولی پرابلم ہوا, ایک دوسرے میں ہم لوگوں نے دوڑ لگا لی ہے ایک دوسرے کے پیچھے کہ ہم لوگ بس اس سے بھاگنے ہیں. کوئی بھی کام آپ بھاگ کے یا جلدی میں نہیں کر سکتے, کیونکہ ریزن ہے اگر ایک سنگر ہے, آج کل ہر ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے, میں نے نہیں کسی سے سیکھا, میں نے دس از مائی کمپوزیشن اور میں نے خود کریٹ کیا. اگر آپ استادوں سے دعا لے لیں گے تو اس میں کچھ جائے گا نہیں اور کچھ بگڑے گا نہیں. اور میں جتنے بھی اپ کمنگ سنگرز ہیں میں ان سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر تھوڑا سا سیکھ لیں گے تو آپ کے لیے ہی بہتر ہے, بہتری ہے, نہ کہ آپ نو ڈاؤٹ آپ کی اپنی کریشن ہوگی اس کے بعد, بٹ اگر آپ سیکھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ہاں, سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اور یہ باقی یہ جو انہوں نے کہا یہ اپنی بہتری, اور یہ انسان کو تب سمجھ آتا ہے جب کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا. خیر, فرحانہ کی کال ہے. السلام علیکم. رانا شوکت صاحب کی کال ہے, سوری. السلام علیکم رانا شوکت صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ جی کیا حال ہے؟ جی بالکل صحیح بھائی, آپ بتائیں. وعلیکم السلام. آپ جی پہلے تو آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, اب دو دفعہ آ رہی ہے. تندرستی دے. آمین آمین آمین. ٹی وی سے میری آواز نہ سنیے گا, ڈائریکٹ بات کریں. 2-3 دن سے طبیعت خراب ہے, لگ رہی ہے. جی تو میں نا کافی ابھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اور حامد علی صاحب کے بیٹے ہیں جو ولی صاحب, ان کی آواز بہت اچھی ہے, اللہ ان کو کامیاب کرے, آپ کو بھی تندرستی دے. ان کے والد صاحب اکثر ایک گانا گاتے ہیں, وہ غزل عمرہ لنگیاں پپا کا. جی غزل نہیں, وہ صوفی کلام ہے بابا غلام فرید کا. اچھا ہاں جی, میں سنا دیتا ہوں. وہ سننا ہے آپ نے, آنر سنیے, آنر. بہت شکریہ, اللہ آپ کو صحت دے. جی جی. ہر ویلے سانگا یار دیا میں تاں بیٹھی سانگ اڑانا آپ بجھا کے میں قاصد بھیجا میرا تھی گئے حال بیمارا غلام فریدا غلام فریدا میں تاؤں میں بچڑی جنہیں بچڑیاں کونج کتارا عمران لگیاں بابا پار بابا پار عمران لگیاں بابا پار علی نمس ہوئے کاریا بابا پار عمران لگیاں بابا پار پھلا دے رنگ کالے پھولا دے
परदेस गयो परदेसी होयो कमली करके 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 छोड़ दे तोई मैं कट गलिया दे रोला गुलाम बड़ी गुलाम बड़दा मैं तो में बिछड़ी जीने बिछड़ी गूंज कटा अंदरों मेरी बागदारदा पानी दर्द है आतीदा कदी उम्र तुम्हें कदी उम्र हुई हनी न बसुए तारिया उम्र बब्बा पार उम्र लगिया बब्बा पार करे गब गरे करे गरे ग पापा गपा दे पादे तो करे गरे ग पापा गपा दे पादे तो करे गरे ग पापा गपा दे पादे तो सा 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 बादे अंदर बादे बादे बात है भाई। और मैं तो फिलिप्स की शक्ल देख रही थी क्योंकि आप उधर ही देख रहे थे, तो मुझे उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि हो क्या रहा है। एक्चुअली नहीं वो बहुत मुझे अच्छी कोऑर्डिनेशन लगी आप लोगों की, और होना चाहिए। कोई सिंगर तो ऐसे होते हैं फिलिप्स को देखते भी नहीं। तो ये तो खुश हो रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊँ कि हमारी फैमिली के कोई भी सिंगर से, कोई भी हमारे फैमिली से कोई गा रहा हो तो म्यूजिशियंस जो होते हैं ना, हाँ, उनका कोऑर्डिनेशन होना, उनकी आई कॉन्टेक्ट होना बहुत होता है। क्योंकि रीजन है, जब क्लासिकल आप गा रहे हो तो बना लाइट म्यूजिक हो या कुछ भी हो, उसमें एकदम आप कुछ ये म्यूजिक। This time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अहम खबरों के साथ मैं हूं मनाजिर हुसैन। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में होने वाले कॉन्सर्ट में धमाका, भगदड़ मचने से 19 अफराद हलाक और 50 जख्मी। करीबी विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी रोक दी गई। इब्तदाई तौर पर वाकया दहशतगर्दी का लगता है बरतानवी पुलिस। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे का दहशतगर्दी के वाक़े पर इजहार अफसोस, हौलनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म का जख्मियों और हलाक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। मुस्लिम उम्मा को दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ और 120 अरब डॉलर से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, असर, मगरिब और इशा की नमाजें मस्जिद नबवी में अदा की और रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं।
وزیر خزانہ سے پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، الیکٹرانک میڈیا پر ٹیکس سے متعلق بجٹ تجاویز پر تبادلہ خیال۔ بجٹ میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے اسحاق ڈار۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سے پہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس 26 مئی شام 6 بجے طلب کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلیٹی اسٹورز پر 1 ارب 60 کروڑ روپے کے رمضان ریلیف پیکج پر عمل درآمد شروع۔ رمضان پیکج کے تحت 19 اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ آٹے پر 4، چینی پر 5، گھی پر 15 اور کوکنگ آئل پر 10 روپے فی کلو کی رعایت۔ امریکی فوج کی یمن میں زمینی کارروائی، القاعدہ سے تعلق رکھنے والے 7 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی کے دوران یمنی سیکورٹی فورسز اور فضائی مدد حاصل تھی۔ ترجمان پینٹاگون۔ شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ لیجنڈ بیٹسمین یونس خان کا دورہ ویسٹ انڈیز کے بعد وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ کرکٹ سے رشتہ قائم رہے گا، پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو۔ اور پی ایس ایل اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل، مبینہ طور پر ملوث کرکٹر خالد لطیف نے شبیر خان کو بھی بکی سے ملوایا۔ خالد لطیف پر ویڈیو انٹرویوز میں بکی سے ملنے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ پی سی بی کے قانونی مشیر کی میڈیا سے گفتگو۔ اہم خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ پی ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات رمضان پاکستان، یہ نشریات ہے رنگ و نور سے مالا مال، اور آپ کے ساتھ ہیں جنید اقبال۔ حمد خدا سے تر ہوگی زبان، اور علماء کرام کریں گے پر اثر بیان۔ نامور شخصیات سے ہوگی آپ کی ملاقات، خوشیاں بانٹیں گے، بنیں گے آپ کا مان، کیونکہ یہ ہے رمضان پاکستان۔ شعبان المعظم میں استقبال ماہ رمضان، رحمتیں ہر گھڑی، برکتیں ہر آن، براہ راست نشریات، استقبال رمضان صرف پی ٹی وی ہوم پر۔ جرا خواب سینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے اگلنے لگے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا۔ پوری دنیا میں مثال، رشتہ لازوال، پاک چین دوستی کے 65 سالوں کا ترہ امتیاز، 46 ارب ڈالر کی لاگت سے سی پیک منصوبے کا آغاز۔ خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ملک کے انفراسٹرکچر، زراعت، انڈسٹری اور توانائی سمیت تمام شعبوں کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سی پیک منصوبے کی تمام صوبوں تک رسائی سے ہر پاکستانی استفادہ کرے گا۔ ترقی اور خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ سی پیک نام ہے معاشی انقلاب کا، جو قوموں کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آئیے اتحاد، یکجہتی، محنت اور استحکام سے سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں۔ سی پیک منصوبہ، یہ راستہ ہے کامیابی کا، یہ جذبہ ہے دوستی کا۔ اسلام کی تاریخ اولو العزمی، حوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بس مشکلوں، رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود آگے بڑھتے جاؤ۔ بدلتی دنیا، بدلتے حالات،
दाखिली उमूर और बैरूनी ताल्लुकात। कौन बेहाल, किसकी जिंदगी बवाल, नई मनसूबाबंदियां या ख्वाबों के जाल, हुकूमती पॉलिसियां और मसाइल के हल की तलाश, किसकी दो किसके हाथ। करेंगे हम निशानदेही अवाम से ईवान तक और होंगे गैर जानिबदार तज्जिए। प्रोग्राम निशानदेही में तमीम बहार। मैं हूँ आपकी मेजबान वर्दा शुजा। क्या कहते हैं सियासतदान, क्या लिखते हैं अहले सहाफत, क्या सोचते हैं अहले दानिश। हम पेश करते हैं हर खबर का तज्जिया पूरी जिम्मेदारी के साथ। हमारे साथ होते हैं मुल्क के मायानात सहाफी और तज्जियाकार राना कैसर, तारिक महमूद चौधरी, आगा इकरार हारून। हमारे साथ पेश करते हैं लकीरों की जुबानी दिलचस्प खाके मुल्क के मशहूर कार्टूनिस्ट मजहर शहजाद खान। हम लाते हैं अखबारात की खबरों और इदारियों को जेर बहस 30 जुमेरात को 8 से 9 बजे बराह रास्त सिर्फ PTV न्यूज पर। दलेर बस्तियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, दलेर बस्तियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, दलेर बस्तियाँ। जिहाद का खिला चमन उतर गया हिजाब का मेरा, जिहाद का खिला चमन उतर गया हिजाब का मेरा। सरों पे बांध कर कमल निकल पड़ी है मेरे फिल्म से वतन, सरों पे बांध कर कमल निकल पड़ी है मेरे फिल्म से वतन। निडर दलेर बस्तियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, निडर दलेर बस्तियाँ तेरी नगर की बेटियाँ, निडर दलेर बस्तियाँ। वेलकम बैक। और जो शुरुआत में हमने तस्करा किया था कि डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे और मैंने वजाहत साहब को भी रोक लिया था। डॉक्टर वजाहत निकल रहा था, वो भी एक साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके नाम भी जबान पे चढ़ा हुआ होता है। तो वजाहत अली खान साहब भी वेरी काइंड से रुक गए। और याहिया साहब की एक बात जिसका जवाब हमें इनसे लेना है, लेकिन वो डॉक्टर्स की मौजूदगी में हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी यंग फीमेल डॉक्टर्स और बल्कि जो हमारे पास पहले कॉलर थे उन्होंने, उनकी बेटी ने फार्मडी किया हुआ था मेरे ख्याल में और उसकी प्रैक्टिस के हवाले से बात कर रहे थे। तो कोई ऐसे कंसर्न्स, कोई ऐसी बातें जो आप करना चाहें या अपनी किसी परेशानी के बारे में पूछना चाहें तो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्लिनिक शुरू हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर शफक इस्माइल हैं एंड डॉक्टर ज़ारा जमाली हैं, दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपको खुश आमदेद कहते हैं। ठीक ठाक हैं दोनों? जी हाँ जी। इन्होंने मुझे लिख के दिया था ऑब्स एंड गायनी। मैंने कहा बहुत मुश्किल है भाई, गायनेकोलॉजिस्ट ही ठीक है, हम जो आमतौर से जानते हैं। तो उस सवाल के जवाब हम इनसे जरूर ले लेंगे। और साथ में आज मेरे ख्याल में हम ज्यादा म्यूजिकल हो गए हैं। रीना इरफान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि सुबह में भी सिंगिंग थी, फिर सिंगिंग है। कैसी है रीना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। रीना वैसे तो एंकर पर्सन भी हैं, आरजे भी हैं एंड सिंगर भी हैं एंड व्हाट नॉट, अच्छी कुक भी हैं, घर भी सही संभालती हैं, बेगम भी ठीक है ना? ये सारी खूबसूरतियां हैं। आप बता दें ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को कि मैंने लिख के नहीं दिया था, आप खुद बोल रही हो। हाँ, ये खुद बोल रही हूँ। बहुत सी चीजें मुझे इतना अच्छा हो गया, प्रोग्राम करते करते लोगों का चेहरा देख के पता चल जाती है। अच्छा, हम उस सवाल से शुरू करते हैं। वजाहत साहब से पूछा गया था कि भाई आपके जो मेडिकल रैप होते हैं वो जाते हैं डॉक्टर को, जो भी नई दवा होती है उसके बारे में बताते हैं, और आप लोगों के पास
एक्चुअली टाइम नहीं होता कि उसके बारे में कोई देखें या उसको जांच पड़ताल करें, और आप लोग बस क्या कहा था उन्होंने कि लिख के दे देते हैं। या उनका मिसकंसेप्शन ये था कि शायद हम ऑब्लाइज करते हैं जी लिखने के हवाले से। और जैसे अभी गायनी के हवाले से है, तो अभी एक SOGP कॉन्फ्रेंस हुई, इसी चीज को मैं ऐड करूंगा पिशावर में। अब उसके अंदर जितने भी लेक्चर्स और सारे, तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने उसको स्पॉन्सर किया। अब उसमें जितने रिमोट एरियाज थे, बनू और DI के जितने भी पैराफिजरी, सारे वहाँ पे आए हुए थे गायनोकोलॉजिस्ट, और उनके ऊपर न्यू ट्रीटमेंट मॉडल पीपल थे। अब ओब्लाइज करने की जहाँ तक बात हुई, वो भी होता होगा, मैं आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट वो बहुत सारी मशरूम कंपनी शायद कर रही होंगी। बट जहाँ पे बेसिकली आपके रिसर्च मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दैट इज द नीड ऑफ द पेशेंट। और जहाँ तक बात होगी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, अब इफ देयर आर मोर देन 400 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो लाजमी बात है कि दे हैव टू गो देयर एंड टेल द बेनिफिट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड द ब्रांड नेम। अदरवाइज जेनेरिक के ऊपर हमारे कंट्री में जेनेरिक नहीं लिखा जाता। अगर जेनेरिक लिखा जाएगा तो इसका मतलब है जो केमिस्ट है वही डॉक्टर बन गया। अच्छा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे हैव टू प्रिस्क्राइब थ्रू द ब्रांड नेम। ठीक है, तो भाई अब बाकी जो बर्डन ऑफ प्रूफ आप लोगों पे आ गया। मैं इनको जो ये क्लेरिफाई करना चाहूंगी कि जब हमारे पास फार्मा रैप वाले आते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास बिजी होते हैं, टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम टाइम निकाल के उनकी प्रोडक्ट सुनते हैं ताकि पता चले कि क्या न्यू प्रोडक्ट आई है और उसमें क्या कॉम्पोजिशन है। और जहाँ तक हम प्रिस्क्राइब करने का है, तो मेरे ख्याल में वो हम इनसे बहुत डिटेल में पूछते हैं कि क्या रिसर्च हुई है, क्या ये पेशेंट के लिए सेफ है, प्रेगनेंसी रिलेटेड टू गायनी एडॉप्ट पेशेंट के लिए सेफ है, प्रेगनेंसी में सेफ है। तो मेरे ख्याल में फिर ही इररिस्पेक्टिवली कि आप किस हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं या कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिकली फार्मा रेप्स आर नॉट अलाउड टू टॉक टू अस डायरेक्टली। हमें उनके साथ एक मीटिंग फिक्स कराई जाती है जस्ट सो दैट हमें उसका इंट्रोडक्शन मिल जाए प्रोडक्ट का। मोस्टली हमें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पता होती हैं बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। बट समटाइम्स देयर इज अ न्यू रिसर्च विच वी डिडंट हैव टाइम टू गो थ्रू, तो वो हमें इस तरह फैसिलिटेशन मिल जाती है कि वो हमें बता देते हैं। बट हम इस तरह ब्लाइंडली उनको रिकमेंड तो नहीं कर सकते। वी आस्क फॉर ट्रायल्स एंड यू नो हमारे पास एक सेट गाइडलाइंस होती हैं कि हाउ इफेक्टिव। ये हमारे कॉलर थे आया साहब, ये उनका सवाल था, तो हमने सोचा कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। लाइक वी कांट से अबाउट स्वैक्स ये जो चलते हैं, वो अ गुड डॉक्टर और रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट वुड नेवर डू दैट। स्पेशली SOGP का अगर फोरम है तो वो तो बहुत बड़ा फोरम है और वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वी कांट। बल्कि इसके अंदर एक और चीज ऐड करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से GDP का सिर्फ 2.86% है टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, विच इज द लोएस्ट इन एनी कंट्री। नॉर्मली इट इज 8%। तो 2.86% में आपने मेडिसिन भी परचेज करनी है, आपने अपग्रेडेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट भी करना है, तो अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज वो कहाँ पे है? तो वो बेसिकली जितनी ये कॉन्फ्रेंसेज होती है वो डेफिनेटली स्पॉन्सर होती है। रेजिडेंसी प्रोग्राम्स होते हैं, तो वी आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स बिकॉज वी हैव टू गेट आवरसेल्व्स रिकॉग्नाइज्ड। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों ने गायनी में ही, क्योंकि आप लोग उसी हवाले से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे साथ एक कॉलर है, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि दिस इज आउट ऑफ पैशन या फिर खवातीन के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन्हें मरूज़ खातर रखनी पड़ती हैं और वो सोचते हैं कि अच्छा लेटर स्टेजेस में हमें शायद ये प्रैक्टिस करने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और हम अपने प्रोफेशन को बेहतर कैरी कर सकेंगे। क्या आप लोगों की सोच भी ये थी या क्या थी? और फिर हम लोगों के प्रॉब्लम्स पे भी आ जाएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग टीवी से मेरी आवाज़ सुनना कब बंद करेंगे भाई? अच्छा, वो हमारे सामने मेरे दो भाई खड़े हुए, वो मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। जी, आप दोनों भी बात नहीं कर सकते, वैसे मना है। सुनिए जी, तो आपकी आवाज, वो कॉल है और मुझे मेरी आवाज। सायका, अस्सलाम वालेकुम। सायका, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत खूबसूरत लग रही है और ये आपके लिए तो मेरी जिंदगी। थैंक यू सो मच मेरी दोस्त, बहुत शुक्रिया तुम्हारी मोहब्बत का। डॉक्टर्स जो है ना वो कह रहे हैं कि हमारी भी जिंदगी कुछ है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, तो उस पर भी गहरी नजर डालें आप, तो डालें आप लोग गहरी नजर इनकी जिंदगी पर भी। हाँ जी, तो ये आउट ऑफ पैशन है या लड़कियों के लिए आप लोगों को? पैशन, आई वांटेड टू बिकम एन ऑनको गायनेकोलॉजिस्ट। इट्स अ सुपर स्पेशलिटी ऑफ गायनी एंड ऑल, सो इट्स टोटली आउट ऑफ पैशन एंड स्पेशली पाकिस्तान डजंट हैव मेनी ऑनको गायनेकोलॉजिस्ट, सो आई वांट। और ये बात जो आप बहुत दूर देहात में किसी ने सुनी है ना, उसको नहीं पता चला कि आपने क्या बोला। ऑनको गायनी जो होता है खवातीन के कैंसर के रिलेटेड होता है। ये एक सब स्पेशलिटी होती है। गायनी के अंदर भी बहुत सारी सब स्पेशलिटीज होती हैं, जैसे इनफर्टिलिटी होती
आती है, यूरोगाइनी जिसमें फिस्टुला रिपेयर आता है, और FMU होता है जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी आती है, और ऑन्कोगाइनी आता है जिसमें सिर्फ कैंसर से डील किया जाता है। मैं इस पे आपसे कैंसर वाली बात पे आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में लोगों को इतनी अवेयरनेस है भी नहीं कि ये भी एक प्रॉब्लम गायनी से रिलेटेड हो सकता है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम सलाम, कैसी है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी मैं आपको गाना डेडिकेट करूंगी। कर दो, कभी कभी मैं भी स्पीचलेस हो ही जाती हूँ। इसके बाद तुम्हारा गाना है रीना बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नायाब। डॉक्टर भी खुश हो गए हैं, बाकी तुम लोग खुश हो रही हो। थैंक यू सो मच नायाब। लेकिन आप लोग अगर सवाल करें ना नायाब बिकॉज डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, हमारे साथ वजाहत साहब मौजूद हैं, तो रीना से आप जानने की फरमाइश भी कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और खवातीन के इशूज़ जो गायनी से रिलेटेड है वो बहुत आम होते हैं, तो आप चाहें तो हमारे साथ डॉक्टर से इनसे बात करेंगे। और आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें? मैं ये बताना चाहूँगी अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड कि मैं एक बलूचिस्तान के ट्राइबल फैमिली से हूँ, जमाली फैमिली। ओके। तो शुरू से ही जब हम लोग वेकेशन पे जाते थे, अब आप बोलेंगी, अब हम ठीक है जरूरत, हम आपको इंटरप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस पे देखते थे कि छोटे छोटे इश्यूज के लिए पेशेंट के लिए जो है ना वो काफी उनको मुश्किलात होती थी। तो माय डैड इज ऑल्सो अ डॉक्टर, तो वहाँ से मैंने अपना ये पैशन जनरेट किया, और मुझे शुरू से ही था कि मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट खवातीन को जो है ना बहुत प्रॉब्लम होगी, एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद दे आर बीइंग मिसमैनेज्ड और वो बेचारे दे यूज्ड टू डाई। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। फिर 4 ईयर रेजिडेंसी के बाद मैंने ये निकाला कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो हार्मोनल इश्यूज पेशेंट्स को, फीमेल्स को, यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब मेरा जो है वो इस तरफ है कि मैं रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बनूं। कि एक तो जो है ना पास में ये एक आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और एक नॉर्मल जो डॉक्टर होगा उसमें थोड़ा सा फर्क होगा कि रिसेंट अपडेट जो बाहर की कंट्रीज में है वो हम यहाँ आके अप्लाई करें, इतना हम पढ़ें, मेहनत करें, तो एक्चुअली वी शुड। आज भी बहुत सी डिलीवरीज शहरों में भी, गांव में भी, घरों पर होती हैं, और इसे एक नज़ले ज़ुकाम की तरह ही ट्रीट किया जाता है कि व्हाट्स द बिग डील इन इट। हमारी अम्मा भी इस दौर से गुजरी हैं, हमारी खाला भी इस दौर से गुजरी हैं, और उनके लिए नॉर्मल होता है कि 10 बच्चे घर में हुए, ये भी हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज इट्स नॉट दैट सिंपल जितना इसे समझा जाता है। और वाकई उस वक्त तो कुछ नहीं होता, उसके 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब इन्फेक्शन जोर पकड़ लेते हैं और किसी खातून की जिंदगी चली जाती है, हाँ, फिर आपको रियलाइज फिर भी शायद नहीं होता, और इंसान सोचता है बस चलो था ये, इसकी किस्मत में ऐसा ही था। तो बहुत सी चीजें हैं जो डिस्कस की जानी चाहिए बिकॉज दिस इज एन इशू ऑफ लाइफ एंड डेथ। और इसको मेरे ख्याल में कोई औरत ही जो इस दौर से गुजरी हो वो रिलेट कर सकती है। मिसेस सूफी की कॉल है, और उसके बाद रीना आप चाहें तो इस पे भी कमेंट कर सकती हैं, खवातीन का ही सब्जेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत बेटा, आपका फर्स्ट हाफ में भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, आपने अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट की और वो स्टिल ही थैंक गॉड दैट यू कॉल्ड। अच्छा बेटा, बात ये है कि बहुत पहले एक शेर हमने पढ़ा था जी, बर्बादी गुलशन की खातिर एक ही उल्लू काफी था। अच्छा से उल्लू बैठा है। Yesterday I attended an event of IUCN. I started my internship from IUCN, but my formal career started from WWF. And once you're in WWF, nobody can ever take WWF away from you. James and Wynn and all my foreign delegates here, you have to excuse me because I'll be bilingual both in Urdu and English, because I want to promote this message to the larger audience and the media presence. I'll also take the opportunity and I'll speak both in Urdu and English. First of all, I want to congratulate WWF for organizing this event and also congratulate the stakeholders for choosing WWF, because WWF in past, which I was also part of, different programs like Best Cotton Initiative and also sugarcane, Sustainable Sugarcane Harvesting Initiative also, which WWF not only implemented but also has reached out and outreach to the farmers
of South Punjab. So, and that both the projects were implemented successfully, and the community mobilization was so extensive that we had to extend the program for many years on our own expense after the donor had exited the program. Then there was another program which was Wetlands program, which again contributed and also had a section that dealt with sustainable agriculture and wetland communities across the country. इसके साथ साथ जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त WWF के, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो हुकूमत के इनिशिएटिव्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं एट फेडरल लेवल और एट प्रोविंशियल लेवल, उनके साथ जो इंटीग्रेशन है बोथ एट प्रोविंशियल लेवल एट द ग्रास रूट कम्युनिटी लेवल, क्योंकि जितना WWF इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके साथ साथ जितना इसका पैराफर्नेलिया है वो बहुत ही इंडिजिनस है, बहुत लोकल है, और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का कनेक्ट है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिव होता है। और आप सबको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ जो किसान पैकेज 2015 में अनाउंस हुआ फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज ऑल्सो a policy that is moving forward for the betterment of farmer community in Pakistan. हम सबको मालूम है agriculture, I will not go into the importance of agriculture for Pakistan because we all know that and the experts are sitting around this discussion and discourse also. लेकिन जो सबसे important बात किसान पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया उसके अंदर 341 बिलियन का ये पैकेज था टोटल, लेकिन इसके साथ साथ जो फार्मर आउटरीच है वो अराउंड 1.3 मिलियन है पर ईयर। उसके साथ साथ जो इंटरवेंशंस हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं उसमें रिसर्च है और वो तमाम चीज़ें जो कि एक सप्लाई चेन और वैल्यू चेन एग्रीकल्चर को इनपुट्स के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती हैं वो इंक्लूडेड हैं, जिसके अंदर टैक्स इंसेंटिव्स हैं, ड्यूटी इंसेंटिव हैं, कस्टम इंसेंटिव्स हैं ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इक्विपमेंट, ऑन द इम्पोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स, डिफरेंट इनपुट रिलेटेड मशीनरी दैट इज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, उसके ऊपर जो इंसेंटिव्स हैं, और मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन जहां सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कि फार्मर्स फोकस्ड है वो इस किसान पैकेज का फोकस भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो डिफरेंट क्लाइमेटिक अडेप्टेबिलिटीज़ हैं, अडॉप्टेबिलिटीज़ हैं जो कि एक फार्मर को इक्विप करती हैं डिफरेंट रिसर्च ओरिएंटेड इंटरवेंशंस के साथ, उसके साथ हाइब्रिड की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, उसके बाद ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स को इक्विप कर रही है कि जब इस किस्म की नेचुरल क्लैमिटी हो या जो हमारा मानसून शिफ्टिंग पैटर्न है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से जो फार्मर के ऊपर इम्पैक्ट आता है उसको किस तरह अनडू किया जाए। दैट्स ऑल्सो for the first time part of farmers package that was introduced in 2015. So I think the best thing for this RISE initiative is of course there are many that were recommended by James a while ago. मगर उससे ज़्यादा important है कि कैसे जो integration है आप हमारे national जो programs हैं इस वक्त जो चल रहे हैं किसानों के लिए तमाम provincial governments के अंदर और एक national level के ऊपर, we all know after the 18th amendment it's a provincial subject, but looking at the importance, Prime Minister announced it in 2015 for the entire country, and then of course the provincial governments have their role to play in the intervention. इसके साथ साथ जो हमने बात की सप्लाई चेन की, वैल्यू चेन की, इनपुट्स की, इसी तरह जो इनपुट रिलेटेड सब्सिडीज़ हैं जो फर्टिलाइजर्स हैं, खाद है, डिफरेंट सीड्स हैं, उनके अंदर मशीनरी है, उसके ऊपर भी जो इनपुट रिलेटेड सब्सिडी है ताकि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है वो डिक्रीज़ हो, जो गालिबन इस प्रोग्राम का भी एक मकसद है, वो भी किसान पैकेज का हिस्सा है। सप्लाई चेन इंक्लूसिव अप्रोच हमने बात की अभी, जेम्स ऑल्सो वाज टॉकिंग अबाउट इट, आई एम श्योर विन ऑल्सो हैड टॉक्ड अबाउट इट, कि जो मल्टी सेक्टोरल इंटीग्रेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ जितना कनेक्ट है इंडस्ट्री का, आई कैन सी प्राइवेट सेक्टर सिटिंग हियर ऑल्सो, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट हैज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले nowadays, the climatic conditions that are shifting day by day, every day, उसका जो इम्पैक्ट है, वेदर पैटर्न्स का जो शिफ्ट है उसका जो इम्पैक्ट है, तो उस सारे के लिए जो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच टूवर्ड्स दीज इंटरवेंशंस हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर
ऊपर हो सकती है, बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट जब डोनर ड्रिवन या फंडेड प्रोग्राम आता है, वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जो उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है कि एक दफ़ा जब ऐसा प्रोग्राम आया उसके बाद जब वो ख़त्म होगा तो कैसे उसको जो वहाँ की कम्युनिटी है, बिकॉज एकदम आप प्रोजेक्ट वहाँ से नहीं लेके हटा सकते, ख़त्म कर सकते, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी तो एक तरफ होती ही है कि कैसे प्रोग्राम की इंटरवेंशन सस्टेन करेंगी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह प्रोग्राम की क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी होगी कि जब वो प्रोग्राम, what will be the exit strategy of a program once the program leaves for the local community, for that particular province, or for that different stakeholders and for the people of that particular country is very important. So I would also recommend to the stakeholders to look into the exit strategy while they are developing this program and starting this program amongst the communities. Usme one proposal that I can give, in Pakistan, Parliament of Pakistan for the first time in the history of the country now has parliamentary task force in the parliament on sustainable development goals. اور یہ جو اسپیکر کی سردار ایاز صادق صاحب کی کاوش کی وجہ سے پارلیمنٹیرینس کی اسسٹنس کے لیے، پارلیمنٹیرینس کو ڈیٹا دینے کے لیے، پارلیمنٹیرینس کی ریپرزنٹیشن جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اینڈ لیجسلیشن کہ کون سی ایسی انیبلنگ لیجسلیشن ہو جس کے ذریعے یہ جتنی انٹرونشنس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سسٹین ہو سکیں. اور اسی طرح جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر جو اوور سائٹ رول ہے وہ پارلیمنٹ کا ہوتا ہے. پھر بجٹ ایلوکیشن ایک اور کمپوننٹ ہے جو اس کو دیکھتا ہے. سو دیز 4 رولز آف پارلیمنٹیرینز: اوور سائٹ، انیبلنگ لیجسلیشن، بجٹ اینڈ ریپرزنٹیشن آف دا پیپل جو ہے اس کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پارلیمنٹری سیکریٹریٹ کے اندر ان کو اس سے اسسٹ کیا جاتا ہے. سو اف دا پارلیمنٹ از انگیجڈ right from the beginning in the projects like these, usse jo uska impact hai, because one parliamentarian can influence around 150,000 people. So look at the impact of social mobilization if you engage one parliamentarian. ایک ہی parliamentarian کو آپ engage کر کے اس کی جو ان کی جو local influence ہے ان کی اپنی constituency میں، because یہ جو project ہے یہ بالکل grass root project ہوتا ہے، اور جب تک اور majority of parliamentarians also have agriculture background، اس کی وجہ سے ان کی جو indigenous knowledge ہے وہ اتنی بہترین ہوتی ہے، اتنی ایکسٹینسو ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جب ان کو آپ انگیج کر لیتے ہیں تو جب ان کے ساتھ سائنٹیفک نالج کلب ہو جاتی ہے تو امپیکٹ اس کے بہت زیادہ آ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو ریکمنڈیشن، آئی مین اٹ از این انویٹیشن آلسو ٹو WWF کہ پاکستان ٹیلی ویژن اینڈ ریڈیو پاکستان وی کین اسٹارٹ دی اویئرنیس پروگرام about why is it important to have sustainable rice production is very important, and PTV has the most extensive outreach on terrestrial channels across the country, same as Radio Pakistan. Both the platforms are available to you for awareness raising of the people, of the farmers about this important intervention. And because when we started off Kisan package, تو اس میں بھی پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو آگاہی کے لیے استعمال کیا گیا. Third, I would want to say that it's a great initiative, but it needs to have, of course, a very active research component to it, which of course you mentioned as well. But that research component should be aligned with the university students of different agriculture universities across the country. ہر province کے اندر ان کی indigenous جو اسپیسیز ہوتی ہیں، سیڈس ہوتے ہیں، ان کے لیے ریسرچ یونٹس موجود ہوتے ہیں. آئی تھنک ونس دا پروجیکٹ لیوز، اف یو ہیو well equipped research center for rice available to people, that will be a great intervention for the students, for the research community and for the people of Pakistan where this program will be implemented. Then I think media partnership. Yes, we will do Radio Pakistan and PTV. We will also influence through Pakistan Broadcasting Association the private TV channels also, because this is about Pakistan. This is about food security of Pakistan. This is about because we all know abhi hamara jo bahut bada challenge hai, that's about malnutrition in the country, and 44% the kids, the children under the age of 5 are stunted. An economy that's agriculture based and 44% stunting
is not a good news for Pakistan. اور اس کے لیے جو حکومت گورنمنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر کی اسپیسیفک ڈائریکشن کے اوپر ایک پورا پروگرام جس کو میل نیوٹریشن ٹارگیٹڈ پروگرام ہے. دس از آلسو 18th Amendment evolution subject, but because the importance is so critical for the future generation and for the younger generation of the country, we are at the federal level looking at how different interventions in food, in fortifications, and also value additions to the food supplements for mother and child, different programs جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں at federal level and also at the provincial level. So this project can also play its important role in that particular dimension and dynamic of that area as well. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جی I think once again it's a great initiative. I hope it and I'm sure that it will leave results and will also benefit the local communities of Pakistan. Media is here. I would also request them to cover this important issue and also بہت زیادہ جو corporate social responsibility کے اندر intervention ہے different private TV channels کی جو کہ 10% they have to have public social public messages. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے projects ہیں جن کا environmental impact کم ہوتا ہے, social impact کم ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو important چیز ہے کہ کیسے جو کاسٹ آف انپٹ ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے اور کیسے فارمرز کو بینیفٹ کرے گی, اس کے لیے آگاہی کی بہت ضرورت ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, کارپوریٹ سیکٹر آلسو ہیز ڈن, آئی انڈیویجولی نو دیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر, ڈفرنٹ کمپنیز have done extensive work in sustainable crop harvesting and different agricultural projects. But I think if they also have a small component that's targeting the awareness part of this program, will be a great service to the local communities and also public and national, at the national level at large. My Ministry for Information will be available to you for this program, where the awareness raising, where the government can play that role of facilitation and enabling environment where policies can be implemented, and also جو اس کا impact ہے وہ اتنا larger diverse scale کے اوپر ہو تو تاکہ ہر اس کو دیکھنے والا اس سے فائدہ اٹھا سکے. Lastly, I would also encourage you to invite more women in the hall for this kind of a project initiative, because I can see there are very few women participation here, but when rice is directly linked to the women of the country also, so I think that the representation and participation from them should also be encouraged more. WWF کے تحت چلنے والے مختلف پروگرام قابل تعریف ہیں. صوبائی اور بنیادی سطح پر روابط اہم ہیں اور سیمینار کے انعقاد پر WWF کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. وزیر اعظم کسان پیکج کے تحت کسانوں کو بہت سی مراعات دی گئی ہیں جو اہم اقدام ہے, اور موجودہ حکومت اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. حکومت بیرونی فنڈنگ پر چلنے والے پروگرامز پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے, جبکہ ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت بھی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے. وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کر رہی تھی. PTV نیوز سے یہ تھی تازہ ترین. آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں زارا؟ میں اس میں یہی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں پیشنٹ کا جو ہے اپنا ہائیجین کا ایٹماسفیئر, اس کا اپنا لائف اسٹائل ماڈیفکیشن, اس کی ڈائٹ, اس کی لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے, واک نہیں کرتے, اور اس کے کوئی وہ نہیں کرتے, ویٹ بڑھ رہا ہے ہمارے, obviously ویٹ بڑھے گا تو ہماری باڈی کے میٹابولزم, ہارمون, ہر چیز افیکٹ ہوگا. تو اس کا سب سے پہلے بولتے ہیں کہ آپ ہیلدی ڈائٹ لیں, اپنا ایکسرسائز کریں, اپنا لائف اسٹائل مین جو فرسٹ لائن ہوتا ہے ہم پیشنٹ کو کہتے یہی ہے کہ آپ اپنا جو لائف اسٹائل موومنٹ رکھیں, اپنے آپ کو موبائل رکھیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں احسان UK سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں ہم لوگ؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. کوشچن ڈاکٹر حضرات یہ ہے کہ اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود, اتنا ماڈرنائز ہونے کے باوجود بچے کیوں اتنے اغوا ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات ہاسپٹل سے بچے کیوں اغوا ہو جاتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اور دوسرا کوشچن یہ کہ
یہ پیدائش کے دوران ہماری فیملیوں کو بھی ساتھ ہونا چاہیے. یہاں تو ٹرینڈ ہے کہ ہسبینڈ یا ان کی فیملی ان کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں, اور ہماری ہم یہاں بھی ہے شرم محسوس کرتے ہیں, ہمیں بھی اس پر تھوڑا شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. یہ ہمارے یہاں ویسے بہت خاصی پریکٹس نہیں ہے لیکن ہے. دیر فیو ہاسپٹل, کچھ ہسپتال ہیں جن میں الاؤڈ ہوتا ہے ہسبینڈ کو ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری, بٹ ناٹ دا ہول فیملی, بیکاز ہمارا جو ہیلتھ کیئر اسٹاف ہے اس کو موومنٹ میں اور میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے میں مسئلہ ہو جاتا ہے, بیکاز تھوڑی اسپیس ہوتی ہے, لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ایفیشینٹلی کام نہیں ہو سکتا. ہسبینڈ والا کانسیپٹ بہت اچھا ہے, اور یہ باقی جگہ بھی نافذ ہونا چاہیے میرے خیال میں. But husbands are called at the end over there. At the end, they are not allowed even. They are allowed to be there with the wife till she feels that he should be around. Ultrasound basically جب انہوں نے 3D وغیرہ نکالا ہوا ہے, that time they call them, مگر basically اگر ہسبینڈ الاؤڈ ہوتے ہیں کے ٹائم جو ہے نا اینڈ میں ان کو on the camera they are not allowed to be in there. کچھ ہاسپٹلز ہیں جہاں اماں الاؤڈ نہیں ہوتی ہیں اندر جانا, مگر صرف ہسبینڈ الاؤڈ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اندر تک رہیں گے ٹل دا ٹائم جب تک آپ چاہتی ہیں. اور میرے خیال میں یہ بہتر بھی ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے آپ کے پاس, آبویسلی یہ دو ہی رشتے ہیں, یا تو آپ کی ماں آپ کے پاس ہوں یا آپ کے ہسبینڈ آپ کے پاس ہوں اس وقت. تو یہ تھوڑی سی میرے خیال میں باقی ہاسپٹلز میں بھی ارینجمنٹ ہو تو اچھا ہو جائے گا. گورنمنٹ ہاسپٹل میں تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ مینج کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بتاتے نہیں, ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں. دے آر اویئر ایوری اسٹیپ آف دا ٹریٹمنٹ پہ ان کو اویئرنیس ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ فزیکلی وہ ادھر نہیں ہوتے. چلیں جی, خیر یہ ساری چیزیں بڑی گہری گہری سوچ لے کر آ رہے ہیں لوگ. اور ایسی چیز میں کینسر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتی تھی آپ سے, جو گائنی کینسرز ہو رہے ہیں, وہ مجھے ایک نئی چیز لگی, کیونکہ میں نے وہ یوٹرس ریموو کرنے کے حوالے سے تو سنا تھا, وہاں تک تو پرابلم سنی تھی, مگر یہ کینسر میں نے ریسنٹلی کسی کا سنا تھا مگر وہ کیور ہو گیا, اٹس کیوریبل. یا موسٹ آف دا گائنیکولوجیکل کینسر اگر وہ ٹائم پہ وہ کرے جائیں تو پریونٹیو بھی ہے. ایکچولی سروائکل کینسر ہے, جب اس کی ویکسین آ گئی ہے تو وہ پریونٹیبل ہے, لیکن اگر اس کے بارے میں اویئرنیس اس کی ہمارے اس میں نہیں ہے. آلسو دوسرے جو کینسرز ہیں وہ گائنک اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ ان میں ملٹی ڈسپلنری اپروچ اب آج کل ایک ہو گیا کہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے. تو جو گائنیکولوجیکل ان پٹ ہوتا ہے وہ اور جو آنکولوجیکل ان پٹ ہوتا ہے وہ مل کے کرتے ہیں تو اس کا کیور ریٹ بیٹر ہو جاتا ہے. اور کیونکہ ایکسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, کوئی ایڈوانس اسٹیج آف میلیگنینسی پہ آتا ہے تو وہ عام ایک آبزرو گائنی والا ہینڈل نہیں کر سکتا, وہ ایک سپر سب اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا چاہیے فار اے بیٹر کیور ریٹ. اچھا, یہ انفرٹیلٹی کی بھی ابھی بات کی تھی رینا نے, تو انفرٹیلٹی جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے بے اولادی, اس میں بھی ہمارے لائف اسٹائل کا رول ہے آپ کو لگتا ہے؟ اس میں بھی لائف اسٹائل کا, ہارمونس کا, یہ سارا میرے خیال میں بیسک اس کا یہیں سے ہی اوریجن ہے کہ جب ہم اس پہ اپنا لائف اسٹائل اور فزیک اپنا یہ یعنی جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں, غذا ٹھیک لیں, غذا ہیلدی ڈائٹ لیں. ہم یہ جو جنک فوڈ اتنا لیتے ہیں, ہم یہ اپنا کوئی ایکسرسائز کوئی پورا وقت جو ہے نا یہ ایکسٹریم ڈائٹ, تو ہاں وہ بھی بالکل لین ہی نہ ہو جائے. اپنا ہیلدی ڈائٹ لیں, اپنا جو ہے اچھا لائف اسٹائل رکھیں, اسٹریس فری رکھیں, تھوڑا سا اپنا میڈیٹیشن کریں, تھوڑا سا یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف. اوکے وی ہیو اے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیرین جی شہری بات کر رہی ہوں. شہری, اچھا جی شہری, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں. جی میں بھی ٹھیک ہوں, سنا ہی رہی ہوں صبح سے. اس وقت تو آپ لوگوں کا موقع ہوتا ہے, آپ سنائیں کال کر کے. جی اسی لیے میں نے کال کی ہے. آپ کا شو سے میری صبح سے بہت اچھا لگتا ہے. ویسے کل میرا کیمسٹری کا پیپر ہے لیکن پھر بھی میں آپ کا شو سے بھی. اچھا بہت بہت شکریہ. اسٹریس فری کر رہی ہے. ہاں اسٹریس فری کر رہی ہے. یہ دیکھیے یہ لوگ تو مجھے لگ رہا ہے ایسے ہنستے کھیلتے ڈاکٹر بن گئے, اتنے خوش لگ رہے ہیں. جی جی سنیا سے میری فرمائش ہے کوئی اچھا سا سانگ چلا دیں. اچھا سا کون سا سانگ ہوتا ہے بتاؤ نا. جی وہ جو بھی سنائیں اچھا ہی ہوگا. جو بھی سنائے وہ اچھا ہوگا. چلیں بہت اچھی بات ہے, تھینک یو سو مچ. ایک بریک آ گیا, بریک میں آپ سوچ لیں. صحیح, اچھا 3-4 منٹ بعد بریک ہے, لیکن بریک میں آپ سوچ کے اور پھر ہمیں گانا سنا دیجیے گا, کیونکہ میری گاڑی میں جو اگر کبھی میرے میاں ویسے تو بڑا کم گانا لگاتے ہیں وہ خود, لیکن اگر وہ لگا دیں اور بہت سلو ہو تو میں فوراً چینج کر دیتی ہوں. میں وہ بہت ہپ ہاپ والی ہوں, اور وہی صبح کے وقت آپ کچھ ہپ ہاپ ہو, ورنہ آپ لوگوں کی کوئی فرمائش ہے تو بتا دیں.
नहीं, आज इनका डे, इनका एग्जाम है, इनको जगाने के लिए वैसा होना चाहिए। वैसे वजह साहब आज आपको माइनॉरिटी में बैठ के कैसा लग रहा है? हैबिचुअल हो चुकी है। अच्छा, लिसनिंग, यू हैव डेवलप्ड दैट क्वालिटी, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है और होनी चाहिए। खैर, तो ये तमाम चीजें वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम लाइटर नोट में इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा इनको कंसर्न के तौर पर डिस्कस करते हैं। और जैसे डॉक्टर ने कहा कि हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे को स्ट्रेस में लेकर आ जाते हैं, और खास तौर पे उस वक्त जब शायद मुझे या किसी और को स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, उस वक्त हम दवाओं के बारे में भी बहुत बातें कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि आप गायनी डॉक्टर्स हैं, प्रेगनेंसी में बहुत सी दवाएं अलाउड नहीं होती हैं, और लोग तो सोचते हैं कि कोई भी दवा ना खाएं। ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं। सप्लीमेंट्स होते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, फोलिक एसिड होते हैं, लेकिन जैसे लेना है। लेकिन अगर कोई डिजीज बंदा है या कोई उसको मेडिकल इश्यू है तो उसको दवाई लेनी जरूरी है। इसका डोज होता है प्रॉपर कि प्रेगनेंसी में इतना डोज आप ले सकते हैं। और एपिलेप्सी है फॉर एग्जाम्पल, वो अगर एपिलेप्टिक ड्रग छोड़ देगी तो बेचारी तो प्रेगनेंसी कैरी आउट नहीं कर सकेगी। तो वी नीड के थोड़ा सा उसके सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, उससे आपके बेबी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। नहीं, हम उसका एक लेवल करके उसकी वो जैसे 5-6 अगर दवाइयाँ ले रही है तो हम उसको 1 ड्रग रिजीम पे ले आते हैं, उसका लेवल इन द ब्लड मॉनिटर करते हैं, तो वो एक पूरी प्रोसेस मॉनिटरिंग उसकी होती है। ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, और हमारे मैं रावलपिंडी से मिसेस इमरान बात कर रही हूँ। जी मिसेस इमरान, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैंने आपके पास से डॉक्टर ने गायनी से मैंने ये पूछना है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए और मेरा एक बेटा है माशाल्लाह 4.5 साल का। उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो मेरा जो बेटा हुआ था वो सिजेरियन केस था। तो उसके बाद भी मेरी एक सर्जरी हुई है, मेरी मेदे के साथ वाली जो आंत होती है उसमें कुछ लीकेज हो गई थी। तो उसके बाद मैंने जिस डॉक्टर के पास भी जाऊँ तो वो कहते हैं ठीक है, बस ये ताकत की मेडिसिन दे देते हैं उसके बाद। लेकिन मैं अब परेशान हूँ कि 5-5.5 साल होने वाले हैं, तो मेरा बेटा माशाल्लाह ये सितंबर में 5 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे क्या एडवाइस करेंगी कि मुझे कौन से टेस्ट कराने हैं या क्या चीज? ठीक है, ऑन डिस्कस कर लेते हैं। ज़ारा आपसे शुरू करते हैं। इसमें तो पेशेंट को थोड़ा सा इनसे पूछना पड़ेगा कि इनका वेट बढ़ा है, इनको कोई और जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स होते हैं वो इनसे पूछना पड़ेगा। थायराइड भी है? ये थायराइड है, आपको कोई एक्सेसिव हेयर ग्रोथ तो नहीं हो रही, आपका वेट गेन तो नहीं हो रहा, आपको जो है दूसरे सिम्टम्स पैल्पिटेशन वगैरह ये चीजें तो नहीं है। फिर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल हिस्ट्री पूछेंगे, वो आपके सही है, तो हम ऑर्गन वाइज इसको करेंगे कि इनमें से क्या कॉज हो सकता है। फिर हम हस्बैंड हिस्ट्री, हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, उनका जो है ऑक्यूपेशन क्या है, उनके हैबिट्स, उनकी ये चीजें कि मेल फैक्टर्स ऑफ फर्टिलिटी को भी हम कंसिडर करेंगे। फिर उनके जो है साइकिल्स के दौरान सेकंड डे पे उनके टेस्ट होते हैं, फिर उनके स्कैन होता है, फिर इनकी क्योंकि सर्जरीज भी एक सिजेरियन और उसके अलावा एक सर्जरी हो सकती है, तो उसमें पेल्विक एडिशंस का भी चांस होता है। तो ये सारा मेरे ख्याल में बेहतर किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और फिर क्योंकि वही बता सकते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन करेंगे। हमें कुछ देखिए उनकी पूरी हिस्ट्री लेके, स्पेसिफिक हिस्ट्री लेके उनके टेस्ट है, फिर उनके बाद उनको इंडक्शन दी जा सकती है। ऐसे हम लिस्ट ऑफ टेस्ट इनको बता दें जो वो तो नेवर एंडिंग होंगे, और उसके बाद इनको दिखाने के बाद फिर ये अगेन कुछ आपको रेकमेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। मेरे ख्याल में डॉक्टर वजाहत आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। ओह यस, डॉक्टर नाउ नहीं, अब आप आप इस प्रोग्राम के बाद आप डॉक्टर हो जाएंगे। वजाहत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम रीना से गाना सुनेंगे, आप हमारे साथ रहिए।
आजाद करेंगे। मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। वेलकम बैक। और हम लोग अपनी कहानियां जाहिर है बातें कर रहे थे, और रीना ने क्या गाना सोचा है। कल गाना चाहिए था आपको, कल पहना था मैंने काला जोड़ा। मैं आपके इस जोड़े को भी ब्लैक समझ के गा रही हूँ। अच्छा ये सही है, वैसे ही नीला ह्यू का जोड़ा है जी। करना इतनी लगे से ढोला तुम न जा सड़ी ऐसी ढोला एक काला जोड़ा तू पासा करे साडे दिल दी मर्जी ढोला रंग के डेलिया पाया रंग के डेलिया पाया ते पाके ले अजमाया काला जोड़ा पा साड़ी पर मैं काला जोड़ा पा साड़ी पर मैं रंग के डेलिया पाया ते पाके ले अजमाया काला जोड़ा पा साड़ी पर मैं जरा पाके सामने का साड़ी पर बैठे भूरिया भूरिया ज़ुल्फ़ाते शर्मीली भोला भूरिया भूरिया ज़ुल्फ़ाते शर्मीली भोला देखो वापस लगती बहुत मेरी ढोला थोड़ा थोड़ा शर्मा पा अजगन चुकली शर्मा काला जोड़ा पा साड़ी पर बैठे रंग के डेलिया पाया ते पाके ले अजमाया काला जोड़ा पा साड़ी पर बैठे जरा पाके सामने का साड़ी पर बैठे असलो वापस सोने जे कपड़े पावे ये आप तमाम के लिए और हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं। असलो वापस सोने जे कपड़े पावे कुछ भी सोना लगना ते हार सिखा लावे अज नजरा यार मिला एक पल नाक झपका अज काला जोड़ा पा साड़ी पर बैठे जरा पाके सामने का साड़ी पर बैठे अच्छा हम इतनी जोर से क्लास करते हैं कि क्लिप तक ना आवाज जबरदस्त जाए ना। इससे फिलिप्स को पकड़ावा आ गया। भूरिया भूरिया ज़ुल्फ़ाते देखो वापस लगती बहुत मेरी ढोला थोड़ा थोड़ा शर्मा पा अजगन चुकली शर्मा काला जोड़ा पा काला जोड़ा पा
साड़ी फरमाइश से वेरी नाइस। और डॉक्टर्स को सही टास्क दिया था, ये लोग बहुत अच्छी स्टूडेंट होंगी आई एम श्योर, क्योंकि आज इनको जब ये बोले रीना ये शुरू हो जाते थे। वेरी वेल डन, बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। अच्छा रीना, मैं तो सारी आपकी ज्वेलरी देख रही थी, कहीं कुछ तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। यहाँ से लेकर ना पता चले ना, खवातीन का हार श्रृंगार से तो पता चलता है, वरना मर्द जात तो बस मुंह भी धो लें तो अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। हर चीज होनी चाहिए। और मुझे जो रिवायती हमारे जो कल्चरल हमारे जो ड्रेसेस होते हैं वो पहनने का बड़ा शौक है। कभी ऐसा होता है कि वो जो इतनी इतनी यहाँ तक की जो चूड़ियाँ होती हैं, अभी लास्ट हमारा जब यूरोप का टूर था तो मैंने इसी तरह का गेटअप किया हुआ था, तो वहाँ के लोग परफॉर्मेंस तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन साथ साथ ये तमाम चीजें क्योंकि वहाँ उनको देखने को नहीं मिलती, वो पूछ रहे थे कि ये आपने कहाँ से लिया, ये चीज कहाँ से है। और टर्बन कभी कभी मैं लगाती हूँ तो वो उसको बड़ा वहाँ पे, बल्कि लोगों ने मुझे कहा कि आप वहाँ से हमें पाकिस्तान से भिजवाएं टर्बन। वो मैंने यहाँ से कुछ लोगों को भिजवाई हुई, तो वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल। वी हैव कॉलर ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, नाम है मुनज़्ज़ा, बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो कौन सी फील्ड ज्यादा अच्छी है मेरे लिए आगे? डॉक्टर में कौन सी फील्ड अच्छी है? कोई एक चीज स्पेसिफिक तो करो, तो बहुत कुछ है। दिमाग का सर्जन बन जाओ, आँख की बन जाओ, नाक की बन जाओ। 5 साल MBBS करो, फिर अगर तुम्हारा शौक बरकरार रहा तो हमसे कांटेक्ट करना। वेरी वेल डन। 5 साल पहले MBBS करो, फिर जो तुम्हें बनना है ना सर्जन, वो उस वक्त ही इनसे कांटेक्ट करना, या फिर खुद ही जिंदगी समझा देगी बहुत कुछ। ठीक है, थैंक यू, गुड लक। हाँ, आप लोग अपनी अपनी भी थोड़ी सी कहानी बता दो, और वो वाली बात बताना जहाँ इंसान के बहुत से इरादे टूटते हुए नजर आ रहे होते हैं, उसको ऐसा पॉइंट आता है स्टूडेंट की जिंदगी में, जरा बताओ। लेकिन उससे पहले शहनाज की कॉल आ गई है सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शहनाज, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जरूर कीजिए। मुझे पूछना है, मेरी यूट्रस भी निकाल दी गई है और ओवरीज भी। अब मेरी हड्डियों पे बहुत ज्यादा असर पड़ गया है, जिसकी वजह से मेरे घुटने और कमर में बहुत पेन होती है। तो मैं कैल्शियम और कैल्शियम की लेती हूँ गोली, तो क्या उससे मेरा फायदा होगा या ज्यादा नुकसान हो रहा है? थायराइड का मसला भी है, तो प्लीज जरा गाइड कर दें। उम्र बताओ। उम्र मेरी 40 साल है। 40 है। और क्यों निकाला गया था? वो जैसे पहले वो थी रसौलियाँ थी, उसकी वजह से मेरी पहले अंडा नहीं निकाल दी गई एक, तो बाद में अब मैं जब मुझे पीरियड आते थे ना, तो उससे मैं वो टैबलेट ही लेती थी, हार्मोन की वो टैबलेट लेती थी, उससे मुझे आते थे। 13-14 साल तक मैंने वो खाई है, तो फिर उन्होंने निकाल दी के, तो अब मुझे ज्यादा तकलीफ रहने लगी है, मेरे जिस्म हीट अप हो जाता है, पसीने बहुत आते हैं। मैं थायराइड की 2 ले रही हूँ, 50 ग्राम की थायराइड की ले रही है। ठीक है, ऑनर बताता हूँ आपको। बहुत यंग एज है, 40 ईयर्स में आपका, उससे पहले अगर वो निकाल दें, यूजली होता है कि यूट्रस निकाल देते हैं, बट ओवरीज रहने देते हैं, बिकॉज 40 के बाद ओवरीज का वो होता है। लेकिन खैर अब तो हो गया, तो उनको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो हॉट फ्लैशेज और ये सब मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, तो इसके लिए HRT दे सकते हैं। अगर वो कैल्शियम ले रही हैं या बिस्फॉस्फोनेट्स ले रही हैं और उससे भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, एक होती है कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, एक बिस्फॉस्फोनेट्स होते हैं, दोनों दिए जाते हैं। तो ये HRT एक डॉक्टर के पास जाके, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाके वो फिर रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्होंने कहा कि HRT कहते हैं, जब गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें HRT के हवाले से। HRT के हवाले से। और ये जो इन्होंने कहा कि कैल्शियम खा रही है, उससे नुकसान तो नहीं? लोग कहते हैं कि किडनी स्टोन्स हो जाते हैं ज्यादा कैल्शियम खाने से। नहीं, ज्यादा नहीं, इट्स जस्ट वंस डेली डोजिंग। वो आपका मतलब मतवातर आप 3-4 महीने या 3-4 साल खाते रहे तो आपको किडनी स्टोन्स हो जाते हैं? नहीं, इट्स लाइक 3 मंथ्स हम वो देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अगर लेवल्स आपके वो डेफिशिएंट हैं या अभी भी सही वो नहीं बन रहा है, तो चिकन टेक इट, कोई इतना हार्म नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। ऐसा कुछ लोगों को तो मैंने सुना है जिनकी एज से ज्यादा है कि लाइफ लॉन्ग उनको कैल्शियम खानी होती है। जी, कैल्शियम की वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो उसको यूज नहीं कर सकती है कैल्शियम को, इफ यू डोंट हैव दोस हार्मोन्स। तो फिर उसमें उनके कोई दूसरे ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ऑर्गन्स की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में चेंज आता है, ये हॉट फ्लैशेस और कार्डियक इश्यूज और ये सारी चीजें थोड़ी सी हो जाती है। लिपिड
لیول بڑھ جاتا ہے, کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے. اور صرف بون میں ہی کیلشیم یوز نہیں ہوتا, ہمارے ہر سسٹم میں, ہر میٹابولزم میں, ہر آرگن میں کیلشیم یوز ہوتا ہے. تو ہر جگہ جب یوز ہوگا تو اتنا ایکسس ہمارے پاس ہوگا ہی نہیں کہ وہ ہمیں اتنا زیادہ ہارم کرے. ہماری ڈائٹ میں بھی نہیں ہوتا ویسے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوپ فلی یہ تمام چیزیں آپ کی کلیریفائی ہوئی ہوں گی. ویسے تو یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ موجود رہے یہاں, بہت بہت شکریہ. رینا آپ کا بھی تھینک یو میوزیشنس, کیونکہ ان کے ہونے سے بڑا ایک ڈفرینٹ امپیکٹ آ جاتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اور ہمیں سبجیکٹ بھیجیے جس پہ آپ شو سننا چاہتے ہیں, مہمانوں کے یہاں بلوانا چاہتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.